राइट। तो हम लोग पहले चीज़ों को समझेंगे, एसएपी के बाहर की दुनिया क्या है, एसएपी के इन एंड अराउंड क्या चीज़ें हैं, एसएपी प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी टीम इन्वॉल्व होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। राइट। किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो प्रोजेक्ट का नेचर क्या होता है। राइट। जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, किस नेचर का है, सपोर्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन है कि रोल आउट है कि एडवाइजरी है, वो क्या है वो प्रोजेक्ट। राइट। तो वो सब पहले समझेंगे, फिर अपना रोल समझेंगे कि हम लोग जो सीख रहे हैं हमारा रोल क्या, हमारा काम क्या है, हमें एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है ऑफिस में। राइट। वेरी करता है, जो बंदा जूनियर होता है उसका काम अलग होता है, जो सीनियर होता है उसका काम अलग होता है, सेम काम नहीं होता है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है काम के नेचर में। तो हमें पहले वो सब चीज़ें सीखनी है और फिर धीमे धीमे हम लोग एसएपी सिस्टम देखेंगे, फर्स्ट टाइम एसएपी स्क्रीन देखेंगे, फिर उसके अंदर स्टार्ट करेंगे बारी बारी। तो आप लोगों में से कुछ लोग थोड़ा एक्सपीरियंस पहले से होगा, कुछ लोग इंडिविजुअल ग्रुप में काम किए होंगे, कुछ लोग बिल्कुल ही फ्रेशर्स होंगे जिनको एसएपी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और वही मेरा एक्सपेक्टेशन भी है और वही मैं मान के भी चलूंगा, भले ही आपने काम किया है मेरे लिए, मैं मान के चलूंगा कि आप में से किसी ने कुछ नहीं किया है। ठीक है ना। हम लोग एकदम स्क्रैच से करने वाले हैं, ग्राउंड जीरो से। ये तरीका होगा अपना। नाउ लेट मी ओपन वन एक्सेल शीट। ठीक है। तो ये एक्सेल शीट क्या है कि हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी सीखेंगे पढ़ेंगे, सब इसी पे लिखा रहेगा। राइट। जो भी हम डिस्कस करेंगे हर चीज़ इस पे रहेगी। सॉरी, आई एम गेटिंग अ कॉल, एक सेकेंड। हेलो। यस। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और अभी मैं, हाँ बोलो। बोलो बोलो। नहीं नहीं, अभी मत ड्रॉप करो आप मुझे, कम से कम ये तो 5 बजे ड्रॉप करो, 4:30 बजे ड्रॉप करो। नहीं नहीं नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है, अब 4:30 बजे ड्रॉप करो। अरे यार, 4:30 बजे करो ना यार। हेलो। सॉरी। नाउ लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। राकेश सर मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, ये ऑलरेडी स्टार्टेड, ओके ओके, ठीक है, यस थैंक यू। हाँ। तो अपना ये एक्सेल शीट रोज का रहेगा, अलग अलग एक्सेल शीट नहीं बनने वाला, एक ही एक्सेल शीट थ्रू आउट ट्रेनिंग यूज होगा। ठीक है ना, सेम एक्सेल शीट थ्रू आउट ट्रेनिंग। और जब भी अपन क्लास लेंगे विल मेंशन द डेट। ये तो हेडर हो गया, वैसे ही रहेगा, अपन डेट मेंशन करेंगे हमेशा। जब भी क्लास होगी पुट अ डेट एंड देन स्टार्ट अहेड, ताकि आप कभी भी फ्यूचर में अब देखना चाहो पीछे क्या हुआ था तो डेट वाइज देख सकते हो। ठीक है। अब देखो एसएपी जब स्टार्ट करते हैं, अरे यार फिर से कॉल कर रहा है, एक सेकंड, सॉरी दोस्त। हेलो। नहीं मत भेजो, बोला ना मैंने, मैं मीटिंग में हूँ मेरे भाई, मत भेजो अभी। 4:30 बजे भेजो आप। हेलो। सॉरी। अब देखो विल स्टार्ट विथ लेट्स से इनिशियली लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज एसएपी, हम उसमें क्या सीखने वाले एग्जैक्टली। देन विल डिस्कस अपॉन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये छोटा दिख रहा है या ठीक दिख रहा है आप लोगों को, देखने में दिक्कत हो रही है या साइज बड़ा करूँ मैं। प्लीज जूम इट। सर थोड़ा ठीक है। साइज बढ़ा कर। सर हाँ किया फॉन्ट मैंने। थोड़ा बड़ा कर। नहीं अभी चलो, अच्छा ठीक है, इसको छोटा करके सॉरी फॉन्ट ही बड़ा। बेटर। ठीक है। देखो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसएपी, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या है, देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट स्टेजेस इन एसएपी प्रोजेक्ट, डिफरेंट स्टेजेस प्रोजेक्ट। ठीक है। कौन कौन से स्टेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के ऊपर काम क्या होता है, मतलब किस तरीके का काम कर रहे हो आप। अगर कोई डेवलपमेंट चल रहा है या फिर कोई टेस्टिंग चल रही है या कोई गो लाइव चल रहा है, तो उसमें आपका काम क्या होता है। राइट। किस तरीके का काम, आप कहाँ कैसे इन्वॉल्व होते हो। फिर हम बात करेंगे बेसिकली कि हमारा वर्क, अंडरस्टैंडिंग वर्क इन एसएपी प्रोजेक्ट।
अरे फाइनेंस कंसल्टेंट, ठीक है। आप फाइनेंस कंसल्टेंट हो मतलब एसएपी एफआईसीओ आप काम कर रहे हो, तो आपका काम क्या होता है एग्जैक्टली exactly? ठीक है, आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं, नेचर है प्रोजेक्ट का, पर आपका काम क्या होगा, आप किन लोगों के साथ डील करोगे, किस टाइप के, आपके डेली रूटीन में क्या काम होता है, राइट? वो हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एसएपी में कुछ और चीज़ों की, जैसे कि लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा। और डेटा हमारा तीन टाइप का है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मास्टर डेटा, और लेट मी राइट, कॉन्फ़िगरेशन डेटा, मास्टर डेटा, एंड देन यू हैव ट्रांजैक्शन डेटा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, बहुत नया वर्ड है आपके लिए, राइट? कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा। तो इनको समझेंगे हम कि ये क्या है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, मास्टर डेटा किसको बोलते हैं, ट्रांजैक्शन डेटा किसको बोलते हैं, राइट? फिर जैसे जैसे आप एसएपी के अंदर जाओगे, चीज़ों चीज़ों पे हैंड्स ऑन करना स्टार्ट करोगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अच्छा ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरा मास्टर डेटा है, इसको मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, राइट? सब चीज़ें आपको धीमे धीमे अनफोल्ड होंगी। फिर ये डिस्कस करने के बाद हम लोग बात करेंगे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस की। चेंज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप अपने आईटी सिस्टम में, मतलब अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के चेंज कर दिया आपने और मालूम पड़ा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, पूरा बिजनेस बैठ गया, राइट? और पूरा दिन बिजनेस नहीं चला क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, आपका खुल ही नहीं रहा सिस्टम, या कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, अटक जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप कस्टमर को कुछ बेच नहीं पाओगे, बन कुछ सप्लाई नहीं कर पाओगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो फंस जाएगा पूरा, राइट? तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है कि पहले उसको हम लोग पहले कुछ चेंजेस करेंगे, प्रोडक्शन में नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। फिर उसको हम थॉरोली टेस्ट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमने क्या चेंज किया है, राइट? सब कुछ ठीक लगा तो हम एक कॉल लेंगे कि हमें आगे बढ़ाना है, कब बढ़ाना है, राइट? प्रोडक्शन में कब भेजना है। तो वो सब चीज़ें आएंगी चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। सिर्फ इस क्वेश्चन से मालूम पड़ जाता है कि जो बंदा है वो वाकई में अच्छे से सीख के आ रहा है, काम करके आ रहा है, या फिर सिर्फ ऐसे ही कुछ थ्योरी पढ़ के आ जा रहा है। जो थ्योरी पढ़ के आता है उसको ये चीज़ कभी पता नहीं रहती है, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आता है देयर इज समथिंग कॉल्ड डेवलपमेंट बॉक्स, या फिर डेवलपमेंट सिस्टम बोलते हैं हम लोग, डेवलपमेंट क्लाइंट बोलते हैं। देन यू हैव क्वालिटी क्लाइंट, क्वालिटी क्लाइंट जिसका दूसरा नाम होता है टेस्टिंग क्लाइंट। फिर हम बोलते हैं प्रोडक्शन क्लाइंट, प्रोडक्शन क्लाइंट या प्रोडक्शन सिस्टम, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, प्रोडक्शन बॉक्स, राइट? सो दिस इज ऑल योर, ये आपका हो गया चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा बिकॉज दिस इज कमिंग इनसाइड इट। लेट मी जस्ट नाउ सेम गोस फॉर दिस आल्सो। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे एसएपी स्क्रीन, फर्स्ट टाइम देखेंगे। जब इतना हम कर लेंगे तब हम फर्स्ट टाइम एसएपी स्क्रीन देखेंगे, फर्स्ट लुक ऑफ एसएपी, एसएपी दिखता कैसा है। अभी हम एसएपी पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना? ये सब करने के बाद हम जाएंगे एसएपी पे कि हमारा एसएपी दिखता कैसा है। क्योंकि ये सब होने के बाद आपको एक, आपका माइंड फ्रेम बन जाता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एसएपी के अंदर, राइट? और फिर धीमे धीमे आपको चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, देखते हैं अपन कितना कवर कर पाते हैं। नॉर्मली यहाँ तक पहुँचने में 4-5 क्लास लग जाता है, बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास ऑफ एसएपी। आपको 4-5 क्लास लग जाता है फर्स्ट लुक से पहले। अब देखो मैं इस पे आता हूँ कि हमारा एसएपी क्या है, व्हाट इज एसएपी। अब देखो सबको पता है एसएपी इज अ सॉफ्टवेयर, राइट? मैं इतिहास पे नहीं जाऊंगा कि जर्मन थे, 4 लोग थे, आईबीएम छोड़ के बनाए थे और क्या क्या हुआ, वो सब नहीं बताऊंगा मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा कि एसएपी सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों होता है, कंपनीज क्यों प्रेफर करती हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो कि कॉम्पिटिटर्स कौन है और एसएपी का मार्केट शेयर कितना है, राइट? तो लेट मी टेल यू पहले एसएपी का यूज़ क्या है।
एसएपी का यूज समझने के लिए पहले आपको बिजनेस समझना पड़ेगा कि बिजनेस काम कैसे करता है, तो आप समझोगे कि एसएपी का यूज क्या है। तो लेट्स से दिस इज योर कंपनी। ठीक है, ये कोई कंपनी है आपकी, कोई भी कंपनी हो सकती है। ठीक है, नाइकी है, कोका कोला है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, एनी कंपनी। ठीक है, कोई कंपनी है ये। कंपनी चलती कैसे है? कंपनी चलती है बेच करके, चाहे वो मटेरियल बेच रही होगी, चाहे वो सर्विस बेच रही होगी, अल्टीमेटली सेल्स करके ही कंपनी चलती है। कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको कस्टमर्स चाहिए। आपको मशीन्स कुछ नहीं, पैसे डालोगे मशीन आ जाएगा, लोग पैसे डालोगे लोग मिल जाएंगे, लेकिन खरीदने वाले कस्टमर्स, राइट, वो आपको मिलेंगे, तो ही आपका बिजनेस चलेगा। बिना कस्टमर के कोई कंपनी नहीं चलती है। इसका मतलब है आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए, दैट इज कस्टमर। कस्टमर है जो इसकी वजह से आपका बिजनेस है। कस्टमर के पास कौन रीच आउट करेगा? आपके कंपनी के लोग रीच आउट करेंगे, राइट। आपके जो लोग होंगे उसमें कुछ सेल्स डिपार्टमेंट होगा, वो रीच आउट करेंगे कस्टमर को। तो अल्टीमेटली कस्टमर से ऑर्डर कौन लेके आ रहा है? सेल्स टीम। तो लेट मी मेक अ सेल्स टीम हियर। दिस इज योर सेल्स टीम। ये सेल्स टीम है। ये सेल्स टीम इस कंपनी का है, राइट। इस कंपनी का सेल्स टीम है जिसके अंदर लोग हैं, वो लोग कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं, कोल्ड कॉल हो रहा है, फिर मीटिंग्स हो रही है, फिर डिस्कशन हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है। अल्टीमेटली सब कुछ होने के बाद कस्टमर इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, तो वो ऑर्डर कस्टमर के लिए क्या है? कस्टमर तो परचेस कर रहा है, वो तो खरीद रहा है। आपके लिए क्या है? आप बेच रहे हो। फॉर यू इट्स अ सेल्स ऑर्डर, बराबर है। तो बेसिकली कस्टमर आपको सेल्स ऑर्डर दे रहा है, कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ही इज परचेजिंग, और आपके लिए वो क्या है? सेल्स ऑर्डर। कस्टमर से कंपनी को क्या मिला? सेल्स ऑर्डर, राइट। कस्टमर से सेल्स ऑर्डर मिला। सेल्स ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होंगी? वो सारी चीज़ें बेसिकली कस्टमर आपको बताएगा, हम कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, राइट। डिलीवरी डेट क्या है, कब मुझे चाहिए, पेमेंट टर्म्स होंगे। कंपनी जो है, सेल्स टीम जो है, ये कस्टमर के साथ कुछ तो डिस्कशन करके एक पेमेंट टर्म डिसाइड की होगी। पेमेंट टर्म का मतलब है टर्म्स ऑफ पेमेंट। हम आपको बिल भेजेंगे, तो बिल भेजने के बाद आपको 2 दिन, लेट से 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, 2 वीक्स का। 2 वीक्स के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे, एडिशनल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अगर नहीं किया तो बाद में फिर, अगर डिले करते गए, महीना भर डिले हो गया, तो आपको ऊपर पेनाल्टी लगा देंगे 1% का, लेट पेमेंट का। डिपेंड करता है कस्टमर बड़ा है कि कंपनी बड़ा है। कस्टमर अगर बड़ा है तो वो डोमिनेट कर जाता है, वो बोलेगा नहीं हमारा ये पेमेंट टर्म्स है, अगर आप एग्री करते हो तो वी कैन डू बिजनेस, नहीं एग्री करते हो तो फिर आई विल फाइंड सम अदर वेंडर, राइट, किसी और सप्लायर के पास जाएगा। कंपनी बड़ी है तो कंपनी डोमिनेट कर जाएगी कि हमारा ये पेमेंट टर्म्स है, आप इसको फॉलो करो। अल्टीमेटली कस्टमर से ऑर्डर आया, तो कस्टमर ने आपको दे दिया है कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कितनी क्वांटिटी में और किस डेट पे। तो डिलीवर कौन करेगा? सेल्स टीम तो सिर्फ जाके ऑर्डर लाती है, बराबर, वो तो सिर्फ सेल्स के बंदे हैं, वो तो सिर्फ बातचीत करके नेगोशिएशन करके बेचते हैं। सामान तो कहीं और रखा हुआ है। सामान कहाँ रखा हुआ है? सामान रखा हुआ है गोदाम में, जिसको बोलते हैं स्टोरेज लोकेशन। सामान गोदाम में रखा हुआ है, वेयर हाउस, स्टोरेज लोकेशन, राइट। तो मैं यहाँ पे मैं एक और टीम खड़ी कर रहा हूँ। सामान का ओनरशिप किस टीम के पास है? मटेरियल टीम के पास है। मटेरियल टीम वो है जो सामान को ओन कर रही है। मटेरियल टीम, मटेरियल टीम वो टीम है जो सामान को ओन कर रही है, ठीक है। ये सामान के ओनर है, गुड्स इनके पास है। गुड्स कहाँ रखे हुए हैं? गोदाम में रखे हुए हैं, जिसको हम लोग स्टोरेज लोकेशन बोलेंगे या वेयर हाउस बोलेंगे, ठीक है। तो ये टीम भी इसी कंपनी की है। सॉरी, ठीक है, ये टीम भी इसी कंपनी की, मटेरियल टीम। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए मटेरियल टीम को, सेल्स के टीम के बंदे इन्फॉर्म करने चाहिए मटेरियल टीम के बंदे को कि आप सामान डिलीवर करो, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, आप सामान डिलीवर करो, और इस एड्रेस पे करो। उस सेल्स ऑर्डर के अंदर कस्टमर का एड्रेस भी होगा ना, कहाँ डिलीवर करना है।
तो मटेरियल टीम को वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब तो डिलीवर करेंगे। इसका मतलब सेल्स टीम जाएगी मटेरियल टीम के पास, उनको बोलेगी तुम सामान डिलीवर करो। बराबर है। मटेरियल टीम के पास सामान नहीं है, लेट्स सपोज सामान की शॉर्टेज है या फिर है ही नहीं, या शॉर्टेज है, सफिशिएंट सामान है ही नहीं है, तो क्या करेंगे वो बोलेंगे ना हमारे पास सामान नहीं है, हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सामान है नहीं तो प्रोड्यूस करने के लिए फिर किसको बोलेंगे? जो प्रोडक्शन टीम है, जो टीम प्रोडक्शन करती है, राइट। तो लेट्स से ये मेरी प्रोडक्शन टीम है जो प्रोड्यूस करती है। प्रोडक्शन टीम क्या करती है? चीज़ों को बनाती है। प्रोडक्शन बोलो या मैन्युफैक्चरिंग टीम बोलो, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सामान को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये टीम भी है आपके पास, कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। नाउ मटेरियल टीम इनको बोलेगी आप सामान प्रोड्यूस करो और हमें दो, सो दैट हम वो सामान कस्टमर को डिलीवर कर सके। बराबर है, हम वो सामान कस्टमर को इशू कर सके। बराबर है। तो सामान प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए उनको? सामान प्रोड्यूस करने के लिए उनको चाहिए ऑर्डर, प्रोडक्शन का ऑर्डर आना चाहिए। तब अपने मन से प्रोड्यूस कर देंगे तो ऐसा तो नहीं है, उनको तो कोई ऑर्डर देगा तब तो प्रोड्यूस करेंगे। तो मटेरियल टीम क्या बोलती है, सॉरी प्रोडक्शन टीम क्या बोलती है, हमें ऑर्डर चाहिए। तो इनको मिलना चाहिए क्या? प्रोडक्शन ऑर्डर। इनको प्रोडक्शन ऑर्डर मिलना चाहिए, उस ऑर्डर में साफ साफ होना चाहिए क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में, किस डेट पे, राइट। वो सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब वो जाकर के टीम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी उस ऑर्डर के हिसाब से। प्रोड्यूस करने के लिए वो बोलेंगे कि यार हमारे पास मशीन तो है, लोग नहीं है, या फिर लेट्स से मशीन है, लोग है, सामान नहीं है, मटेरियल नहीं है हमारे पास। तो मटेरियल के लिए वो वापस जाएंगे मटेरियल टीम के पास कि आप हमें मटेरियल इशू करो, रॉ मटेरियल इशू करो, ताकि हम उससे फिनिश गुड बना सके, राइट। फिनिश गुड बनाएंगे तभी तो आप कस्टमर को दे पाओगे, तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए। जब रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल वो मांगेंगे मटेरियल टीम से, तो वापस चले गए मटेरियल टीम के पास रॉ मटेरियल मांगने के लिए। अब मटेरियल टीम बोलती है रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास, हमारे पास नहीं है, हमें खरीदना पड़ेगा। बराबर है, तो खरीदेगा कौन अब? तो खरीदने के लिए मटेरियल टीम का एक हिस्सा है दैट इज कॉल्ड परचेजिंग टीम। ठीक है ना, परचेज डिपार्टमेंट या परचेजिंग टीम। तो लेट्स से यहाँ पे एक परचेजिंग टीम है जो चीज़ों को परचेज करेगी। दिस इज माय परचेजिंग टीम। ये वो टीम है जो सामान खरीदेगी, अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो रॉ मटेरियल खरीदेगी। तो प्रोडक्शन टीम ने बोला हमें सामान चाहिए, मटेरियल टीम ने बोला सामान नहीं है, खरीदना पड़ेगा। तो परचेजिंग टीम क्या करेगी? परचेजिंग टीम वेंडर से खरीदेगी। तो परचेजिंग टीम जाएगी, देखेगी क्या खरीदना है, और उसके पास क्या होंगे? सप्लायर्स या फिर वेंडर्स। तो लेट मी क्रिएट वेंडर हियर। जैसे कस्टमर था वैसे मैं यहाँ वेंडर बना रहा हूँ। वेंडर, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ना, सो दैट इट कम्स इन अ बॉक्स। ठीक है, अब देखो। तो परचेजिंग टीम क्या करेगी? वेंडर से सामान खरीदने के लिए परचेज ऑर्डर निकालेगी। ठीक है, परचेज ऑर्डर निकालेगी परचेजिंग टीम। परचेजिंग टीम ने एक परचेज ऑर्डर निकाला, इसको बोलेंगे हम परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या है? बेसिकली आप सामान खरीदना चाहते हो, तो आप ऑर्डर दे रहे हो अपने सप्लायर को कि तुम सामान डिलीवर करो। ठीक है, दिस इज योर परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर दे दिया हमने वेंडर को कि तुम सामान डिलीवर करो। तो परचेज ऑर्डर जब क्रिएट होगा, जिसको हम इन शॉर्ट पीओ बोलते हैं, ठीक है, सेल्स ऑर्डर को इन शॉर्ट हम एसओ बोलते हैं, परचेज ऑर्डर को इन शॉर्ट पीओ बोलते हैं। तो परचेज ऑर्डर जब रेज हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि परचेजिंग टीम अपने मन से उठ के 50 लाख टन सामान खरीद ले। ठीक है, कहीं कोई होना चाहिए जो अप्रूव करे चीज़ों को, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली सामान को वेंडर को पे करना पड़ेगा। आपने वेंडर को ऑर्डर दे दिया है, वेंडर जब सप्लाई करेगा तो यू हैव टू मेक द पेमेंट, आपको वेंडर को पैसे देने हैं। तो जहाँ पे पैसे देने की बात आ जाएगी तो फाइनेंस का अप्रूवल लगेगा। बराबर है, फाइनेंस का अप्रूवल लगेगा। इसका मतलब है परचेजिंग टीम क्या करेगी? पहले परचेजिंग टीम एक पीआर क्रिएट करेगी, परचेज रिक्वेस्ट। परचेज रिक्वेस्ट, फिर वो परचेज रिक्वेस्ट जाएगा अप्रूवल के लिए, वो जाएगा अप्रूवल प्रोसेस के लिए। अप्रूवल प्रोसेस, अप्रूवल प्रोसेस का मतलब क्या है? चलो परचेजिंग टीम है, लेकिन वो अपने मन से कुछ भी नहीं खरीद सकते। वो सिर्फ रिक्वेस्ट रेस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उनको क्या बोला गया है, उन्होंने रिक्वेस्ट रेस किया।
फिर वो जाएगा अप्रूवल प्रोसेस में। अप्रूवल प्रोसेस मतलब जैसे मान लो मुझे कुछ खरीदना है, तो मैंने उठ के बोल दिया कि यार मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है, तो जाएगा मेरे एचओडी के पास, राइट। मैं जिस डिपार्टमेंट का हूँ उस डिपार्टमेंट के एचओडी के पास जाएगा कि ये आपका बंदा जो है वो हेलीकॉप्टर खरीदने का बोल रहा है, आप अप्रूव करते हो क्या। तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट करेगा, राइट। तो ये सेम काम यहाँ पे भी होता है कि रिक्वेस्ट कोई भी कर सकता है कि मुझे ये सामान खरीदना है, लेकिन वो जाएगा अप्रूवल के लिए उस डिपार्टमेंट के एचओडी के पास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएगा कि पहले वो अप्रूव करे कि वाकई में सामान चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। पहले वो अप्रूव करे, वो अप्रूव करने के बाद जाएगा फाइनेंस अप्रूवल के लिए। ठीक है, कोई बॉस होगा जो अप्रूवल देगा कि हाँ ठीक है हमें ये सामान चाहिए और इस चीज़ के लिए हम इतना पे करने को तैयार है, फाइनेंस अप्रूवल के लिए। तो ये जो अप्रूवल वाला है इसको बोलते हैं वर्क फ्लो, इसको बोलते हैं वर्क फ्लो। एक टेक्निकल टर्म है ये, वर्क फ्लो बोलते हैं, उसका मतलब होता है अप्रूवल का प्रोसेस। दिस इज वर्क फ्लो, इट्स अ टेक्निकल वर्ड। और इसको हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं वर्क फ्लो। ये सब जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट हो सकता है ना पूछे वो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेंगे जिससे उनको क्लियर हो जाएगा कि आपने वाकई में कुछ पढ़ा सीखा है या सिर्फ वैसे ही आए हो, राइट। दिस इज कॉल्ड योर वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो का मतलब होता है अप्रूवल प्रोसेस। जैसे बैंक लोन देती है, राइट, तो आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन वो जाता है अप्रूवल के लिए। वो कई लेवल ऑफ अप्रूवल होता है, पहले ब्रांच अप्रूवल होता है, फिर सेंट्रल अप्रूवल होगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा लोन है। अगर बहुत बड़ा लोन है तो फिर जाएगा जोनल अप्रूवल के पास, जोनल हेड के पास। अगर उससे भी बड़ा अमाउंट है तो जाएगा और भी हायर पर्सन के पास, चेयरमैन के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, राइट। डिपेंड करता है कितने अमाउंट का अप्रूवल मांगा है आपने। वही काम यहाँ पे भी होता है, प्राइस पे डिपेंड करता है। परचेज जो रेस कर रहे हो आप, जो खरीदना चाह रहे हो आप, 50,000 की चीज खरीदना चाह रहे हो या 50 लाख की चीज खरीदना चाह रहे हो, या 50 करोड़ की या 5,000 करोड़ की, उस पर डिपेंड करता है कि अप्रूवर कौन होगा। ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा तो बहुत सीनियर लोग होंगे अप्रूवल लिस्ट में, छोटा अमाउंट होगा तो लोअर लेवल का मैनेजर भी अप्रूव कर देगा। दैट इज कॉल्ड वर्क फ्लो। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये आपके ज़्यादा काम नहीं करना है इसमें, एबैप वाले काम करते हैं, हम बस इन्वॉल्व रहते हैं इसमें क्योंकि हमें पता होना चाहिए। नाउ आपने परचेजिंग टीम ने, जो कंपनी की परचेजिंग टीम है, राइट, उसने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, सॉरी पीआर क्रिएट किया जो अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद वो पीओ बन गया, परचेज ऑर्डर बन गया। इसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर बन गया। परचेज ऑर्डर बनने के बाद वो इमीडिएटली, क्योंकि वेंडर को भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए चाहिए ये सब क्या हो रहा है, पीआर पीओ ये सब एसएपी के अंदर क्रिएट कर रहे हैं हम, लेकिन वेंडर को इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि हमने ऐसा खरीदने की मांग की है, राइट, ऑर्डर पास किया है। तो इमीडिएटली एक मेल ट्रिगर होता है ना, एक ईमेल जाता है वेंडर के मेल आईडी पे। वेंडर को इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि हमें क्या खरीदना है, हमें किस डेट पे चाहिए, कौन सी मटेरियल कितनी क्वांटिटी की किस डेट पे चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन पीओ के अंदर है। तो एक पीडीएफ बनता है, वो पीडीएफ एक मेल में अटैच होता है, और वेंडर का जो मेल आईडी होगा, क्योंकि वेंडर भी क्या एक कंपनी है, उसका भी कोई मेल आईडी होगा, उस मेल आईडी पे चला जाएगा। तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि इस कंपनी ने ये चीज़ें खरीदने की ऑर्डर दी है, उसको इस डेट पे डिलीवरी चाहिए इतनी इतनी क्वांटिटी की, राइट। वेंडर को सामान मिल जाएगा, फिर वेंडर क्या करेगा, सामान आपको डिलीवर कर देगा। सामान आने के बाद वेंडर आपको बिल भेज देगा या फिर सामान के साथ ही भेज देगा, और फिर आपका पेमेंट होगा। आप वेंडर को पे करो क्योंकि उसने बिल भेजा है, आपने सामान ले लिया है, आपने बिल ले लिया है, आप उसको पेमेंट करोगे, बराबर है। तो जब उसको पेमेंट करोगे तो फाइनेंस टीम फिर पिक्चर में आ जाएगी, क्योंकि उसको पे कर रहे हो आप। तो फाइनेंस टीम पेमेंट करती है, पेमेंट करने के बाद फाइनेंस टीम क्या करेगी, रिकंसाइल करेगी, बैंक स्टेटमेंट मैच कराते हैं, राइट। बैंक स्टेटमेंट को मैच कराते हैं, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है तो हम जाके बैंक का स्टेटमेंट निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा वाकई में पेमेंट गया है कि नहीं गया है। उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन। डिटेल में बाद में आएंगे, अभी समझते हैं मोटा मोटा हाई लेवल कि बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हो, जो आपके बुक्स में जो हिसाब किताब चल रहा है कि इतना पैसा होना चाहिए मेरे बैंक में, वाकई में उतना पैसा बैंक में है कि नहीं है, उसको मैच कराते हो, राइट। दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, तो बैंक में जो बैलेंस है सो है, लेकिन हम अपना भी तो कुछ हिसाब किताब कर ही रहे हैं ना, अपने पास भी कर रहे हैं एक्सेल शीट पे कुछ ना कुछ। तो हम मैच कराएंगे, हम जो एक्सेल शीट पे जितना नोट डाउन कर रहे हैं कि इतना आया था इतना गया था तो अल्टीमेटली इतना बचा होना चाहिए, तो हम बैंक में जाके चेक करेंगे बैंक अकाउंट में उतना है कि नहीं है। दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन, राइट।
तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम देखो यहाँ कई सारा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो अप्रूव करती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो वेंडर को पे करती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो बैंक रिकंसाइल करती है, राइट। अल्टीमेटली मान लो गुड्स आ गया आपके पास, सामान आ गया। सामान आने के बाद आप सामान किसको दे दोगे? सामान आके कहाँ रखा रहेगा? सामान आके गोदाम में रखा रहेगा, जिसको बोलते हो स्टोरेज लोकेशन, राइट। सामान गोदाम में आके रखा हुआ है। उस सामान का ओनर कौन है? उस सामान का ओनर ये मटेरियल डिपार्टमेंट है। ये मटेरियल डिपार्टमेंट है जो उस सामान को ओन करती है। वो इशू करेगी सामान को प्रोडक्शन को कि आप लो, रॉ मटेरियल हमने मंगा लिया है, आप लो और प्रोड्यूस करो, फिनिश गुड बनाओ, राइट। तो ये लोग गुड्स को इशू करेंगे, सामान देंगे। तो ये लोग सामान किसको दे रहे हैं? प्रोडक्शन टीम को। प्रोडक्शन टीम वो रॉ मटेरियल मिल गया है, मशीन है उसके पास, लोग हैं उसके पास, ऑर्डर उसको ऑलरेडी मिल चुका है प्रोड्यूस करने का। तो वो लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, राइट। प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, विद इन टाइम प्रोड्यूस करना होगा उनको। अगर उनको लोग चाहिए, मान लो कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो वो किसके पास जाएंगे? एचआर डिपार्टमेंट के पास कि हमें लोग चाहिए, हमें एम्प्लॉय चाहिए और काम करने वाले। तो वो जाएंगे एचआर डिपार्टमेंट के पास। एचआर डिपार्टमेंट दे देगा उनको, ये एम्प्लॉय मैं तुमको दे रहा हूँ, इससे काम करो आप। नहीं है तो फिर वो हायर करेंगे नया एम्प्लॉय। एचआर डिपार्टमेंट हायर करेगी नए बंदे को प्रोडक्शन टीम के लिए, और दे देगी उनको कि ये प्रोड्यूस करो आप, राइट। ये बंदा लो और अपना प्रोडक्शन करो। तो एचआर डिपार्टमेंट भी पिक्चर में इन्वॉल्व है। एनीवे सबकी सैलरी जानी है, प्रोडक्शन टीम के लोगों की, परचेजिंग टीम के लोगों की, मटेरियल टीम के लोगों की, सेल्स टीम के लोगों की, या फिर न्यू हायरिंग करनी है, वो सब काम एचआर के अंदर होगा, राइट। एचआर टीम करेगी। तो अल्टीमेटली मटेरियल आपने प्रोडक्शन टीम को दे दिया, प्रोडक्शन टीम ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया, प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस होने के बाद उन्होंने सामान दिया मटेरियल टीम को कि ये लो फिनिश गुड हमने प्रोड्यूस कर लिया। मटेरियल टीम ने बोला कि ठीक है, हमारे पास सामान आ चुका है, हम डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर को। तो जो डिलीवरी टीम होगी जो सामान पहुंचाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन टीम जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टीम सामान पहुंचाती है, राइट। एक टीम होगी जो सामान पहुंचाएगी, राइट। तो वो टीम क्या करेगी? कस्टमर को पहुंचाएगी सामान। मतलब आपने कस्टमर को सामान डिलीवर करना है। अब आपने इंटरनली सारा काम कर लिया, अब सामान पहुंचाना है कस्टमर को। नाउ दिस इज योर डिलीवरी। आप सामान की डिलीवरी कर रहे हो। मैं इस डिलीवरी को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। दिस इज माई डिलीवरी। ये मैं सामान को डिलीवर कर रहा हूँ कस्टमर को, ठीक है। और जब आप डिलीवर करोगे तो फोकट में तो दिया नहीं है, राइट। फ्री में तो है नहीं है, इतनी मेहनत करके फ्री में क्यों देंगे? तो हम उनको बिल भेजेंगे, राइट। तो हमने उनको सामान को डिलीवर किया, डिलीवरी। सेल्स ऑर्डर आया था, हमने अपना इंटरनली जो भी करना था सब किया, और फिर उनको सामान को डिलीवर किया, राइट। सामान डिलीवर हो गया, सामान उनको मिल गया, वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। वो हमें इन्फॉर्म कैसे करेंगे? बेसिकली वो हमें कम्युनिकेट कर देंगे। इट कैन बी अ मेल ऑल्सो, इट कैन बी अ चैट ऑल्सो, जैसे भी होगा, फोन पे भी या फिर मेल पे भी। वो बेसिकली कंफर्म कर देंगे कि उनको सामान मिल गया है, राइट, डिलीवरी हो गई है। फिर आप क्या करोगे? उनको बिल भेजते हो। कभी कभी सामान के साथ ही भेज देते हो, कभी सामान के बाद में भेजते हो, राइट। उनको बिल भेजोगे, जिसको हम बोलेंगे बिलिंग। आप कस्टमर को बिल भेज रहे हो। लेट मी राइट हियर कस्टमर बिलिंग सो दैट आपको क्लियर रहे। कस्टमर बिलिंग, आप कस्टमर को बिल भेज रहे हो। बिल का मतलब क्या है? कस्टमर को हम भेज रहे हैं कि हमने आपको ये सामान दिया था, तो इस सामान का इतना कॉस्ट है, इस सामान मतलब इतना प्राइस है, इस सामान का इतना प्राइस है, इस सामान का इतना प्राइस है, इतना इतना जोड़ के टोटल आपको इतना का हम पैसा मांग रहे हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड अ बिल। जैसा बिल होता है नॉर्मली आप देखते हो। तो उसमें आइटम होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, क्वांटिटी होती है, प्राइसेस होते हैं, कुछ डिस्काउंट है तो वो भी लिखा रहेगा, राइट। सब कुछ लिखा रहेगा और कस्टमर को चला जाएगा। तो कस्टमर को मालूम पड़ गया कि बिल आ गया है, अब वो अपना इंटरनली जो करना हुआ करेगा, और उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको पे करेगा। तो कस्टमर आपको पे करेगा, देन कम्स कस्टमर पेमेंट। कस्टमर ने आपको पे किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? आप वेंडर को पे कर रहे थे। दिस वाज वेंडर प्रोसेस। आप सामान खरीद रहे थे और वेंडर को पे कर रहे थे। ये क्या है? कस्टमर पे कर रहा है, राइट। कस्टमर आपको पे कर रहा है। तो कस्टमर पेमेंट होने के बाद अगेन बैंक रिकंसाइल करूंगा मैं, क्योंकि कस्टमर ने तो पेमेंट कर दिया, उसने बोल दिया कि हमने पेमेंट कर दिया आपका। उसने पेमेंट करने के लिए शायद चेक इशू किया होगा, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दिया होगा, या कोई और तरीका अपनाया होगा, बट पेमेंट आ गया। आपको अपने बैंक में जाके रिकंसाइल तो करना पड़ेगा ना, कि हमने जो सुना पेमेंट आ गया है, तो वाकई में बैंक में आया है कि नहीं आया है। दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। तो आप फिर रिकंसाइल करते हो, बैंक रिकंसिलिएशन।
मतलब बैंक के बैलेंस को अपने बुक्स के बैलेंस से मैच करते हैं कि जितना हम सोच रहे हैं हमारे बुक्स के हिसाब से उतना ही बैंक में होना चाहिए। तो ये पूरा कस्टमर का प्रोसेस चल रहा है। इसमें फाइनेंस टीम कहाँ कहाँ है? सेल्स ऑर्डर के टाइम पे फाइनेंस टीम इन्वॉल्व नहीं है, डिलीवरी के टाइम पे फाइनेंस टीम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब कस्टमर को बिल भेजना है तो फाइनेंस टीम आएगी पिक्चर में। कस्टमर का पेमेंट आया है तो फाइनेंस टीम आएगी पिक्चर में। बैंक रिकनसाइल करना है तो फाइनेंस टीम आएगी पिक्चर में। अगर आप वेंडर प्रोसेस की बात करोगे, जब आप खरीद रहे थे तो परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ तो वहां पे फाइनेंस टीम पिक्चर में नहीं थी। वेंडर ने सामान भेजा तो आपने गुड रिसीव किया। जब वेंडर सामान भेजा तो आपने गुड रिसीव किया। रिसीप्ट बोलते हैं हम उसको, गुड रिसीट। तो बेसिकली आप गुड्स को रिसीव कर रहे हो, सामान आ रहा है। तो यहाँ फाइनेंस पिक्चर में आता है, बाद में बताऊंगा कैसे आता है। फिर वेंडर ने आपको बिल भेजा है, जिसको हम बोलते हैं वेंडर इनवॉइस। वेंडर ने आपको इनवॉइस भेजा, तो यहाँ फाइनेंस पिक्चर में आ गया। फिर वेंडर को आप पेमेंट कर रहे हो, यहाँ फाइनेंस पिक्चर में आ गया। राइट, वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, फाइनेंस पिक्चर में आ गया। फिर बैंक रिकन्सिलिएशन, बैंक से मैच तो करना पड़ेगा ना कि हम जो हमारे बुक्स और बैंक के बुक्स मैच करने चाहिए। दैट इज बैंक रिकन्सिलिएशन। तो इसमें फाइनेंस कहाँ कहाँ आया? परचेज ऑर्डर क्रिएट करते वक्त फाइनेंस नहीं है, तो परचेजिंग टीम का काम है। लेकिन जब गुड्स रिसीव होगा तो फाइनेंस टीम का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आएगा। जब वेंडर बिल भेजेगा, आप रिसीव करोगे तो डायरेक्टली फाइनेंस टीम इन्वॉल्व है। वेंडर का पेमेंट करोगे तो फाइनेंस टीम इन्वॉल्व है। बैंक रिकन्सिलिएशन करोगे तो ऑब्वियसली फाइनेंस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक अकाउंट को मैच करना। राइट। तो फाइनेंस टीम इन्वॉल्व हो रही है कस्टमर प्रोसेस में, जिसको हम बोलते हैं सेल्स प्रोसेस। राइट, इसको हम बोलते हैं सेल्स प्रोसेस। ये है मेरा परचेस का प्रोसेस। तो सेल्स प्रोसेस को एक दूसरा नाम भी देती है, मतलब एक दूसरा नाम भी है हमारा, जिसको बोलते हैं ओटीसी, ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश का क्या मतलब है? ऑर्डर मतलब कस्टमर ऑर्डर या फिर सेल्स ऑर्डर। कैश का मतलब होता है इस पेमेंट की बात कर रहे हैं, बैंक में पैसा आ गया, उसको बोल रहे हैं कैश। बैंक में पैसा आ गया, तो ये पूरा साइकिल वही तो है। कस्टमर के ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है, वहाँ खत्म हो रहा है। तो उसको बोलते हैं ओटीसी, ऑर्डर टू कैश। ओटीसी साइकिल या फिर ऑर्डर टू कैश साइकिल। ठीक है ना? ऑर्डर टू कैश मतलब कस्टमर का प्रोसेस। ये जो प्रोसेस था परचेजिंग का, इसका एक दूसरा नाम होता है पी टू पी। प्रोक्योर टू पे। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोक्योर टू पे। तो प्रोक्योरमेंट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप चीजें प्रोक्योर करना चाहते हो। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना। आप चीजों खरीदने से स्टार्ट हो रहा है, प्रोक्योरमेंट से स्टार्ट हो रहा है और पेमेंट तक जा रहा है। वेंडर का पेमेंट किया तो बैंक से पैसा चला गया, राइट, पेमेंट तक जा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोक्योर टू पे साइकिल, पी टू पी साइकिल, ओटीसी साइकिल। हम लोग डिटेल में जब आएंगे आगे तो ये सब आएगा पिक्चर में, फिर ये सब और डिटेल में जाएंगे हम लोग कि पेमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। राइट, रिकन्सिलेशन कैसे होता है, ऑटोमेटिक रिकन्सिलेशन किसको बोलते हैं, और उसके लिए सिस्टम में सेटिंग क्या होती है, वो सब आएगा पिक्चर में धीमे धीमे। लेकिन अभी हम लोग हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि ये होते क्या है। राइट। तो यहाँ पे देखो, कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, मटेरियल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एंड ऑब्वियसली फाइनेंस डिपार्टमेंट जो मैं छोड़ रखा हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट लेट्स पुट हियर, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सब डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी में होंगे। हर कंपनी में सेल्स की डिपार्टमेंट होगी ही होगी, फाइनेंस की डिपार्टमेंट होगी ही होगी, पैसा पे करने के लिए एचआर की डिपार्टमेंट होगी ही होगी। अगर आप गुड्स बेचते हो तो मटेरियल डिपार्टमेंट होगी, अगर सर्विसेज बेचते हो तो मटेरियल डिपार्टमेंट नहीं होगी। राइट। प्रोडक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप मान लो कोई ट्रेडिंग कंपनी हो, खरीद के बेच देते हो, कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हो, तो वहाँ प्रोडक्शन टीम नहीं होगी। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, आपकी कंपनी मेडिकल फील्ड में है, तो आपका आर एंड डी डिपार्टमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। राइट। तो डिपार्टमेंट कई सारे होंगे, लेकिन जो बेस डिपार्टमेंट है, जो कोर डिपार्टमेंट है, कोर डिपार्टमेंट है सेल्स, जिससे कंपनी चल रही है। फाइनेंस, जो कंपनी को बनाए रखे हुए है। राइट। लॉस में कंपनी ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, कंपनी को बनाने के लिए एफिशिएंट फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए। और एचआर डिपार्टमेंट, ये और मटेरियल डिपार्टमेंट, ये आपके कोर डिपार्टमेंट है। किसी भी कंपनी के अंदर ये डिपार्टमेंट्स होंगे ही होंगे, फाइनेंस, सेल्स, मटेरियल एंड एचआर। ये चार डिपार्टमेंट कोर है एकदम। ठीक है। और एडिशनल डिपार्टमेंट हो सकते हैं आपके। तो ये कस्टमर का जो ऑर्डर आया था, अगर कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया था कि चलो मुझे 10 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए, और आपका जो इंटरनल काम है, सेल्स टीम जाके मटेरियल टीम को इन्फॉर्म कर रही है,
मटेरियल टीम के पास सामान नहीं है तो प्रोडक्शन को इन्फॉर्म कर रही है, प्रोडक्शन टीम के पास सामान रॉ मटेरियल नहीं है तो मटेरियल टीम से मांग रही है, मटेरियल टीम के पास नहीं है तो परचेस करना पड़ रहा है तो पीआर क्रिएट हो रहा है, फिर अप्रूवल प्रोसेस पे जा रहा है, अप्रूवल प्रोसेस पे जाने के बाद अप्रूव हो रहा है तो पीओ बन रहा है, फिर वेंडर के पास जा रहा है, फिर वेंडर सामान भेज रहा है, फिर आप सामान इशू कर रहे हो प्रोडक्शन को, फिर प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, फिर आपको वापस कर रहा है, फिर आप कस्टमर को भेज रहे हो। इन बिटवीन अगर एम्प्लॉय नहीं है तो बीच में एचआर डिपार्टमेंट पिक्चर में आ गया। तो ये सब क्या है, इंटरनल एक्टिविटी है, ये पूरा इंटरनल एक्टिविटी है। अगर मैं इसको एक बॉक्स में रख दूं, लेट मी राइट इट लाइक दिस इज ऑल योर इंटरनल एक्टिविटी इंक्लूडिंग दिस परचेजिंग थिंग। इसको इधर रखो। नाउ दिस एंटायर थिंग इज योर इंटरनल। ये पूरा इंटरनल चल रहा है आपका। कस्टमर बाहर, ठीक है, वेंडर बाहर। कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया 10 दिन का, इसका मतलब है 10 दिन के अंदर आपको सप्लाई करना ही करना है, डिलीवर करना ही करना है। अगर आप इंटरनल एक्टिविटी में 10 दिन लगा दिए, खपा दिए, कस्टमर को 10 दिन में नहीं डिलीवर कर पाए, राइट, तो नेक्स्ट ऑर्डर कस्टमर प्लेस ही नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको पेनल्टी के साथ लगेगा और साथ ही साथ कस्टमर आपका चला जाएगा। और ये B2B की बात हो रही है, बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे ये सब बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो जो ले रहा है उसके ऊपर भी और सारे कस्टमर्स होंगे, राइट, जिसको डिलीवर करना है। तो उसको लॉसेस होंगे तो आपको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो ये इंटरनल एक्टिविटीज को फास्ट करना है। अब इसमें टाइम कहाँ चला जाता है, इस पूरी एक्टिविटी में टाइम कहाँ घुस जाता है, कहाँ चला जाता है, कंज्यूम कहाँ हो जाता है, क्यों बहुत सारी कंपनीज फेल हो जाती हैं इसको मैनेज करने में? क्योंकि कंपनीज क्या है, ग्लोबल लेवल पे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके टीम्स फैले हुए हैं, राइट। अगर मैं सिर्फ एक डोमेस्टिक कंपनी की बात करूं, जैसे मान लो कोई कंपनी इंडिया में है, बहुत डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, सेल्स टीम मान लो मुंबई में बैठी हुई है या फिर दिल्ली में बैठी हुई है, वहां से कस्टमर को ऑर्डर ला रही है। मटीरियल टीम मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है लेट्स से मुंबई में, किसी सोलापुर में कहीं पे अंदर जाके मटीरियल टीम है जहाँ पे गोदाम गोदाम है, ठीक है, जहाँ पे गोदाम में रखा जा रहा है। प्रोडक्शन टीम कहीं और है, उससे 15-20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर का प्रोडक्शन होता है। एचआर टीम मुंबई में बैठती है, फाइनेंस टीम मुंबई में बैठती है, सेल्स टीम दिल्ली में बैठती है, प्रोडक्शन टीम मटीरियल टीम गोदाम सोलापुर में है, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है किसी और जगह पे। सब फैले हुए हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन में टाइम जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको सामान खरीदना था वेंडर से रॉ मटेरियल, आपका पहले रिक्वेस्ट होगा, फिर अप्रूवल पे जाएगा, मालूम पड़ा बंदा छुट्टी पे है, एक हफ्ते गायब है, रीचेबल ही नहीं है, आपका एक हफ्ता यहीं चला गया, बाकी तो छोड़ दो, यहीं चला गया एक हफ्ता आपका। या फिर आप यहाँ पे फोन पे चलता है, फोन पे आप किसको रीच आउट कर रहे हो, क्या चल रहे हो, वो सब पूरा आपका मिस हो जाएगा, आपका टाइम क्रॉस हो जाएगा। आपको अपने इंटरनल कम्युनिकेशंस को, इंटरनल प्रोसेसेस को फास्ट करना है, सो दैट आप कस्टमर को विद इन टाइम डिलीवर कर सको सामान, राइट। आपको अपना इंटरनल एक्टिविटीज या फिर इंटरनल प्रोसेसेस को फास्ट करना है। आपका कस्टमर को डिलीवर करने के लिए आपका परचेजिंग प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। मतलब ये, आप फटाक से पीआर क्रिएट करो, इमीडिएटली अप्रूवल का मेल चला जाए, जिसको अप्रूवल होकर देना है उसको ऑटोमेटिकली मेल चला जाए, हमें कुछ लिखना ना पड़े मेल पे, या कुछ ऐसा रिटर्न कुछ नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली उसको मेल चला जाए। वो अपना लॉगिन करेगा, मेल बॉक्स में बटन होगा, क्लिक करेगा, अप्रूव हो गया। जैसे ही अप्रूव हो गया, पीओ अपने आप क्रिएट हो जाना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटेड है, पीओ अपने आप क्रिएट होना चाहिए। पीओ क्रिएट होते ही एक ईमेल आईडी ट्रिगर हो जानी चाहिए वेंडर को मेल चला जाना चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, एक पीडीएफ चला जाएगा कि हमें ये सामान चाहिए इस दिन पे। अब वेंडर अपना सामान भेजेगा, वो सब करेगा, राइट। वेंडर का पेमेंट है तो ये भी ऑटोमेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेमेंट करने में आप 10 दिन लगा रहे हो। पेमेंट ऑटोमेटिक होता है, राइट, बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, आपके बैंक अकाउंट से कट के वेंडर के बैंक अकाउंट में चला जाता है ऑटोमेटिक, या फिर चेक जनरेट हो रहा है तो वो भी ऑटोमेटिक होता है। तो चीज़ें हम ऑटोमेट करना चाहते हैं एज फास्ट एज पॉसिबल। बैंक रिकन्सिलेशन भी ऑटोमेटिक होना चाहिए, मैनुअली बैठ के नहीं मिलाएंगे कि बैंक स्टेटमेंट निकाल के आ गए और अपना बुक्स लेके एक एक को मार्कर लेके टिक कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, मैनुअली कुछ नहीं, सब ऑटोमेटेड चलेगा, चीज़ें फास्ट होनी चाहिए। एसएपी इज फॉर ऑटोमेशन, ये बेसिकली चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा है। आपके इंटरनल कोऑर्डिनेशन, जैसे कि सेल्स ऑर्डर को बताना ना पड़े मटेरियल टीम को, जैसे ही सेल्स ऑर्डर आया, इमीडिएटली मटेरियल टीम शुड बी इन्फॉर्म्ड कि हमें डिलीवर करना है, राइट। तो एसएपी इनेबल करता है, इमीडिएटली ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है मटेरियल टीम को कि सामान अगर नहीं है तो प्रोड्यूस करो, राइट। प्रोडक्शन ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, आपको मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट, देयर इज सम ऑटोमेशन। सिस्टम अपने आप रीड कर लेता है कौन कौन से सेल्स ऑर्डर आए हैं, आपके पास कितना एग्जिस्टिंग सामान है, कितना हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एमआरपी रन, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग रन, राइट। तो सिस्टम अपने आप सब रीड करके प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्रिएट कर देता है, प्रोडक्शन टीम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। मटेरियल नहीं है तो इमीडिएटली, बट प्रोडक्शन टीम सॉफ्टवेयर के थ्रू
सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो एक रिक्वेस्ट कर सकती है मटेरियल परचेस करने के लिए कि हमें मटेरियल चाहिए, राइट। तो चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, फटाफट हो रही हैं। फाइनेंस टीम का काम एक्टिवेट होना चाहिए, इसमें तो मैनुअल कुछ नहीं करना पड़े, सब ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो एसएपी इज बेसिकली फॉर ऑटोमेशन, ठीक है ना। एसएपी बोलते हैं कि इट्स एन ईआरपी, सब लोग बोलते हैं कि इट्स ए सॉफ्टवेयर, इट्स एन ईआरपी, राइट। और उसका मतलब यही है, ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। किसी एंटरप्राइज मतलब कंपनी, कंपनी के रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैन, रियल, मनी, टाइम, राइट। किसी भी कंपनी के रिसोर्सेज हैं। मैन मतलब लोग, काम करने वाले लोग आपके पास अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि उनको आप सैलरी देने वाले हो, तो लिमिटेड लोगों के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। मटेरियल अनलिमिटेड नहीं है, इट्स अ लिमिटेड क्वांटिटी, उसी के साथ आपको डील करना है। मनी ऑब्वियसली लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, कस्टमर ने 10 दिन का दिया है तो इट्स ए टाइम बाउंड एक्टिविटी नाउ, आपको 10 दिन के अंदर सब कंप्लीट करना है। तो ये सब रिसोर्सेज हैं किसी भी कंपनी के। इसी को हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को फास्ट करते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर एसएपी इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो इस चीज़ को इनेबल कर रहा है, चीज़ों को ऑटोमेट करो, फास्ट करो, राइट। एसएपी इज जस्ट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि ओरेकल, सॉफ्ट, बान, एडवर्ड, जेडी एडवर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का भी ईआरपी आता है, तो ओरेकल का भी ईआरपी है, पीपलसॉफ्ट भी अपने आप में एक ईआरपी है, बान भी ईआरपी है, जेडी एडवर्ड भी ईआरपी है, माइक्रोसॉफ्ट भी ईआरपी है। सिमिलरली एसएपी भी एक ईआरपी है। इसका मतलब ये सारे भी तो वही काम कर रहे हैं जो एसएपी भी कर रहा है, सेम काम कर रहे हैं, यस दैट्स ट्रू। हर कोई सेम ही काम कर रहा है, तो फिर अलग क्या हो गया एसएपी में? एसएपी में हाउ इट इज डिफरेंट? एसएपी का मार्केट शेयर अगर बोलूँ मैं, तो इट इज लाइक 70% ऑफ द ईआरपी मार्केट एसएपी ने ले रखा है। ओरेकल 10% मार्केट शेयर ऑफ ईआरपी मार्केट शेयर ना, 10%। जब मार्केट शेयर बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जितने लोगों ने ईआरपी यूज कर रहे हैं, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, 70% लोग एसएपी यूज कर रहे हैं फॉर रनिंग देयर बिजनेस, 10% लोग ओरेकल यूज कर रहे हैं। पीपल सॉफ्ट हार्डली यू कैन से 2%, नॉट मोर देन दैट। बान इज गॉन नाउ, 0.0 में रखूंगा मैं, 0.01%, अब कोई यूज नहीं करता बान। जेडी एडवर्ड इट्स वेरी लोकल, ये सिर्फ यूएस में यूज होता है, यूएस में इसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, ठीक है। मार्केट शेयर इसका यूएस में आई थिंक 20% के अराउंड होगा। माइक्रोसॉफ्ट बहुत कम लोग यूज करते हैं, यू कैन से 1% और 2% हार्डली। तो अल्टीमेटली ये 100% होगा, मैं हाई लेवल पे दे रहा हूँ, इसके अलावा और भी कुछ कुछ होते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत हाई लेवल पे दे रहा हूँ, बट एसएपी का ठीक है, 70% के अराउंड है एसएपी का मार्केट शेयर, ठीक है। अब एसएपी में ऐसा क्या है कि एसएपी ने इतना मार्केट गेन कर लिया? क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं ये पुराने हैं, एसएपी से पहले के हैं, ओरेकल एसएपी से मच ओल्डर है ना, लेकिन फिर भी एसएपी ने मार्केट शेयर गेन कर लिया। एसएपी स्टार्ट हुआ है बहुत लेट 1980s में, 80-85 से स्टार्ट हुआ है ना। अब देखो इनमें दिक्कत क्या थी, इन सॉफ्टवेयर्स में दिक्कत क्या है? सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करा रहा है, बराबर यही कर रहा है। कंपनी करती क्या है, कंपनी ईआरपी इम्प्लीमेंट कर लेती है। मान लो उसने कोई ईआरपी लगा लिया, फॉर एग्जांपल उसने एसएपी लगा लिया, कंपनी ने एसएपी लगा लिया। एसएपी लगाने का मतलब क्या है कि उसके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सबको इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस है, सबके कंप्यूटर्स पे जहाँ जहाँ वो बैठते होंगे ऑफिसेज में अपने घर पे, इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस है, ये उसका मतलब है लगाने का। एसएपी लगा लिया मतलब एसएपी का एक्सेस सबको हो गया, ठीक है। फिर ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब सेल्स टीम अगर ऑर्डर आता है तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगी सॉफ्टवेयर के अंदर, बराबर है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करेगी। तो सेल्स टीम जब सॉफ्टवेयर यूज करेगी, जब सेल्स टीम एसएपी यूज करेगी, तो सेल्स टीम का एक्टिविटी क्या है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना, साथ ही साथ डिलीवर करना, डिलीवरी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इसको हम बोलते हैं एसएपी एसडी। सेल्स डिपार्टमेंट का जो भी एक्टिविटी होगा,
सेल्स डिपार्टमेंट का ध्यान सुनना, सेल्स डिपार्टमेंट का जो भी एक्टिविटी होगा ना, वो सारा एसएपी के अंदर पॉसिबल है। और उस मॉड्यूल को बोलते हैं एसएपी एसडी, एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एसएपी एसडी क्या होता है? इट्स ए मॉड्यूल ऑफ एसएपी डेडिकेटेड फॉर सेल्स टीम। तो सेल्स टीम जिस मॉड्यूल को यूज करती है उसको बोलते हैं एसएपी एसडी। ठीक है ना? तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, कस्टमर मास्टर, कस्टमर क्रिएशन, ये सब सेल्स टीम का काम है। मटेरियल टीम जो भी एक्टिविटी करती है, मटेरियल टीम क्या करती है? मटेरियल को लेना, गोदाम में रखना, उसको मेंटेन करना, राइट। जब उसको चाहिए इशू करने को, तो वो कस्टमर के लिए इशू कर दे डिलीवरी के लिए, या फिर प्रोडक्शन के लिए इशू कर दे, या फिर कंजम्पशन के लिए इशू कर दे कि आपका कंज्यूम हो गया। मटेरियल की देख रेख करना, मटेरियल को मैनेज करना, अगर कम पड़ रहा है तो परचेजिंग टीम को बोलना कि वो खरीद रहा है हमें, राइट। परचेजिंग टीम इज पार्ट ऑफ योर मटेरियल टीम। तो कम पड़ रहा है तो खरीदना, तो वो सब काम मटेरियल टीम का है, मटेरियल को मैनेज करना। तो मटेरियल टीम मटेरियल को मैनेज कर रही है, मटेरियल को कहीं पे इशू करना है या खरीदना है, वो सब काम मटेरियल टीम कर रही है। तो वो सब वो सॉफ्टवेयर के अंदर करेगी। मतलब जब पीआर क्रिएट होगा, परचेज रिक्वेस्ट जब क्रिएट होगा तो सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, परचेज ऑर्डर बनेगा सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, राइट। गुड रिसीव होगा तो सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। तो मतलब वो सारी एक्टिविटी जो मटेरियल डिपार्टमेंट करती है, वो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है। और उस मॉड्यूल को हम बोलेंगे एसएपी एमएम। एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट मतलब मटेरियल डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटी एसएपी एमएम मॉड्यूल के अंदर होगा। सिमिलरली प्रोडक्शन टीम जो काम करती है, मतलब उनको प्रोडक्शन ऑर्डर मिलता है, वो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे, मशीन चलाएंगे, लोग लगाएंगे और फिनिश गुड बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एसएपी में हर चीज़ नोट डाउन होता है कि कौन सा प्रोडक्शन ऑर्डर आया है, कितना सामान आपने लगाया है, कितना प्रोड्यूस किया है, कितना मशीन चलाया है, वो सब चीज़ें नोट डाउन होंगी, राइट। कितना प्रोडक्शन हो रखा है, कितना इन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। ये सारी एक्टिविटी जो होगी दैट इज कॉल्ड एसएपी पीपी, प्रोडक्शन प्लानिंग। तो एसएपी पीपी क्या है? एसएपी का एक मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल है जो प्रोडक्शन टीम काम करती है, राइट। जो प्रोडक्शन टीम की चीज़ों को कराता है, प्रोडक्शन टीम एसएपी पीपी मॉड्यूल को हैंडल करेगी, मतलब उसको यूज़ करेगी। एचआर टीम की एक्टिविटी क्या है? नए एम्प्लॉयज़ को हायरिंग करना, मतलब रिक्रूटमेंट। एग्जिस्टिंग का प्रमोशन हो गया, या फिर मैनेजर चेंज हो गया, या ट्रेनिंग पे किसी को डाल दिया कि तुम इसकी ट्रेनिंग करो, या फिर किसी को कोई छोड़ के चला गया, एग्जिट प्रोसेस देखना, राइट। या फिर एम्प्लॉय को एक जगह से डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट मूव करना, राइट। इंटरनल मूवमेंट, तो वो सारा काम एचआर डिपार्टमेंट का है। तो वो सारा एसएपी के अंदर पॉसिबल होना चाहिए, राइट, सॉफ्टवेयर के थ्रू। क्योंकि रियल बिजनेस में जो हो रहा है वही एसएपी में हम इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल है दैट इज एसएपी एचआर, और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं एसएपी एचसीएम, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, या फिर एसएपी एचआर ना। एसएपी एचआर बोलो या ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एचसीएम बोलो, एक ही चीज़ है। तो ये वो मॉड्यूल है जो कि एचआर डिपार्टमेंट के काम में आता है। एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट बेसिकली चीज़ों का अकाउंटिंग करना। चीज़ों का अकाउंटिंग मतलब चाहे वो कस्टमर से लेन देन चल रहा हो, कस्टमर को आपने बिल भेजा है, कस्टमर पेमेंट कर रहा है, फिर बैंक रिकनसाइल कर रहे हो, या फिर वेंडर का प्रोसेस चल रहा है, वेंडर से सामान खरीदा है, राइट। वेंडर ने बिल भेजा है, अब मैं उसको पेमेंट करूंगा, फिर मैं बैंक रिकनसाइल करूंगा, तो वो पूरा वेंडर का प्रोसेस हो गया। इसके अलावा टैक्स का हिसाब किताब, राइट। टैक्स का हिसाब किताब, जब आप चीज़ें खरीदते हो तो भी टैक्सेबल है, जब चीज़ें बेच रहे हो तो भी टैक्सेबल है, तो टैक्स तो लग रहा है आपके ऊपर। और क्योंकि आप लीगल कंपनी हो तो आपको टैक्स पे करना है, मतलब आपको टैक्स का हिसाब किताब रखना है, राइट। कि हमारा टैक्स ऑन परचेस कितना है, टैक्स ऑन सेल्स कितना है। तो टैक्स की अकाउंटिंग भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, राइट, वन ऑफ द एक्टिविटी। इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट एसेट्स को भी मैनेज करता है। एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास फिक्स्ड एसेट होंगे, जैसे अगर इन्फोसिस है तो उसके पास बसेस भी हैं। कंपनी की बिल्डिंग तो है ही है, लैंड तो है ही है, बिजनेस चल ही रहा है, बसेस भी उनकी खुद की हैं, तो वो भी आपकी फिक्स्ड एसेट है। या फिर आपके पास कंप्यूटर्स हैं, एसीज हैं, टेलीविजन्स हैं, राइट। वो सब आपके फिक्स्ड एसेट है। सर्वर्स हैं बड़े बड़े, वो सब आपके फिक्स्ड एसेट है। तो उनका क्या होता है? उनका आप पहले एक्वायर करते हो, राइट। तो कुछ वैल्यू होगी, फिर उसकी कुछ लाइफ होगी, 10 साल, 20 साल, 5 साल। डिप्रिशिएट होगा, वो हर महीने एसेट डिप्रिशिएट होता है। उसकी कुछ नेट बुक वैल्यू होगी, मतलब टोटल वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन अमाउंट, बचेगी नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू मेंटेन कर रहे हो, फिर कभी आपने किसी एसेट को बेच दिया, राइट, तो आपको कुछ प्रॉफिट लॉस होगा, उसका हिसाब किताब। या फिर आपने एसेट को स्क्रैप कर दिया,
उसका हिसाब किताब, एसेट में आग लग गई उसको राइट डाउन करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू अब उतनी नहीं रही बिकॉज वो जल गया है, अब उसकी लाइफ घट घट गई है, 5 साल चलना था वो 2 ही साल चलेगा। तो एसेट का पूरा हिसाब किताब, दैट इज कॉल्ड एसेट अकाउंटिंग। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम काफी ज्यादा है। एक तो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग मतलब कस्टमर वेंडर अकाउंटिंग हो गया, कस्टमर का पूरा अकाउंटिंग, वेंडर का पूरा अकाउंटिंग। इसके अलावा टैक्स अकाउंटिंग आ गया, इसके अलावा असेट अकाउंटिंग आ गया। साथ ही साथ आपका मैनेजमेंट, जो हायर लेवल बॉसेस है, जो मैनेजमेंट बोलते हैं मतलब लीडरशिप, जो हायर लेवल मैनेजमेंट है, बॉसेस हैं, उनको रिपोर्ट्स चाहिए कि हमारा कॉस्ट कितना है, राइट, हम किस चीज़ पे कितना खर्च कर रहे हैं, हमारा कॉस्ट कितना है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे कितना खर्च हो रहा है, हमारा हायरिंग में कितना खर्च हो रहा है, मटेरियल परचेस करने में कितना खर्च हो रहा है, हमारी मार्केटिंग में कितना खर्च हो रहा है। उनको चाहिए रिपोर्ट्स, राइट। तो वो रिपोर्ट्स भी फाइनेंस टीम देगी उनको, सो दैट वो डिसीजन ले सके। मान लो उन्होंने रिपोर्ट मांग लिया कि मुझे बताओ कि हमारा सबसे कम प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे कम प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर सबसे कम प्रॉफिट मेकिंग कस्टमर कौन से हैं, नीचे के 5 कस्टमर बताओ, आई डोंट वांट टू डू बिजनेस विद देम, मैं उनके साथ स्टॉप कर दूंगा। या फिर नीचे के सबसे 5 लीस्ट प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स बताओ, मैं उनको बंद कर दूंगा, आई डोंट वांट टू फोकस ऑन देम, राइट। तो उनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। या फिर मेरा एक्सपेंस हो रहा है, जैसे हायरिंग पे कितना हो रहा है, कितना हम खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर, राइट, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन मतलब रिपोर्टिंग, तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब है डेटा, आपके पास ट्रांजेक्शन्स हैं, आपके पास हर महीने बहुत सारे लेन देन हो रहे हैं कस्टमर वेंडर के साथ, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ हायर हो रहे हैं, कुछ फायर हो रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, राइट, मटेरियल खरीद रहे हो, प्रोडक्शन हो रही है, बहुत कुछ चल रहा है। मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए, हर चीज़ का डेटा चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम हो गया एक तो अकाउंटिंग, और दूसरा रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग का मतलब है, सॉरी, हिसाब किताब बनाना, ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करना, किसको डेबिट किसको क्रेडिट, सब चीज़ होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी टाइम बैलेंस शीट, पीएनएल चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जनरेट कर सको, दैट इज ऑल अकाउंटिंग। रिपोर्टिंग का मतलब बॉसेस को जैसा रिपोर्ट चाहिए वैसा बना के देना, राइट। तो रिपोर्टिंग आती है हमारी कंट्रोलिंग के अंदर। तो हम जब एसएपी एफआईसीओ बोलते हैं तो दो पार्ट है। तो यहाँ पे देखो हम बोल रहे हैं एसएपी एफआईसीओ, राइट, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। तो फाइनेंस का मतलब हो गया हिसाब किताब, कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो किसको डेबिट किसको क्रेडिट, वो सब। कंट्रोलिंग का मतलब हो गया रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग इज फॉर रिपोर्टिंग, बॉसेस को जैसा रिपोर्ट चाहिए वैसा रिपोर्ट बना के दो, दैट इज कंट्रोलिंग। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम समझ में आया। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो चीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं एसएपी एफआईसीओ। एसएपी सॉफ्टवेयर का कौन सा हिस्सा यूज करेगी फाइनेंस टीम? एसएपी एफआईसीओ। एफआईसीओ एसएपी प्रोडक्ट का वो हिस्सा है, वो मॉड्यूल है जिसको फाइनेंस टीम यूज करती है अपने ऑटोमेशन के लिए। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? सॉफ्टवेयर चीजों को ऑटोमेट कर रहा है। एसेट अकाउंटिंग ऑटोमेट हो जाना चाहिए, टैक्स अकाउंटिंग ऑटोमेट हो जाना चाहिए, बैलेंस शीट पीएनएल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जानी चाहिए, अकाउंटिंग एंट्रीज हाथ से नहीं करना है, बैठ के डेबिट क्रेडिट नहीं करना है हाथ से, ऑटोमेटिक होना चाहिए, वो भी ऑटोमेट हो जाए, राइट। रिपोर्टिंग ऑटोमेटिक होना चाहिए, हम बैठ के नहीं बनाते रहेंगे रिपोर्ट, एक बार बना के छोड़ दिया, बाकी ऑटोमेटिक होता रहे अपने आप, राइट। सिमिलरली हर डिपार्टमेंट का काम ऑटोमेटिक हो। साथ ही साथ हर डिपार्टमेंट के बीच में आपस में क्या है, इंटरेक्शन है। कस्टमर के प्रोसेस में सेल्स टीम इन्वॉल्व है, पर क्योंकि कस्टमर की बिलिंग है, पेमेंट है, रिकंसिलेशन, तो फाइनेंस भी इन्वॉल्व है। मटेरियल डिपार्टमेंट है तो मटेरियल डिपार्टमेंट परचेजिंग में इन्वॉल्व है, मटेरियल इशू कर रही है तो वहाँ अगेन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। एचआर डिपार्टमेंट कुछ भी करेगी तो फाइनेंस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस कर रही है तो मतलब कॉस्ट खर्चा हो रहा है तो वहाँ अगेन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, राइट। तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट को आपस में इंटीग्रेट करना है, और ये काम एसएपी से अच्छा कोई नहीं करता, दैट इज वाई एसएपी इज ग्लोबल लीडर इन द मार्केट। एसएपी में अलग अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। अब इनकी बात करो अगर ओरेकल की, तो ओरेकल में इतने मॉड्यूल्स है ही नहीं। पीपल सॉफ्ट का सिर्फ और सिर्फ एचआर है, पीपल सॉफ्ट इज ओनली फॉर एचआर। तो अगर आप पीपल सॉफ्ट लगाते हो तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ ओनली योर एचआर मॉड्यूल, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। आप सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के लिए यूज कर रहे हो पीपल सॉफ्ट, पीपल सॉफ्ट इज ओनली फॉर एचआर। तो ये इसकी कमी हो गई, पीपल सॉफ्ट सिर्फ एचआर के लिए है तो मैं पीपल सॉफ्ट लगाऊं, फिर इनके लिए कुछ और लगाऊं, तो मैं 2-3 सॉफ्टवेयर लगाऊं। बान मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, बान था सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के लिए,
और किसी डिपार्टमेंट को टच नहीं करता था, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बान। तो आप यहाँ बान लगाओगे, यहाँ पीपल शॉप लगाओगे, यहाँ पे ओरेकल लगाओगे, इधर कुछ और लगाओगे, तो इतना सब सॉफ्टवेयर अलग अलग नहीं लगाना है। जेडी एडवर्ड बहुत ही लोग क्या बोलते हो, इतना ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है, इतने मॉड्यूल्स नहीं है उसके अंदर। माइक्रोसॉफ्ट में भी इतने मॉड्यूल्स नहीं है। इतने सारे मॉड्यूल्स जो मैंने लिखे हैं ये बहुत कम मॉड्यूल्स हैं, एक्चुअली अराउंड 25-30 मॉड्यूल्स हैं एसएपी के अंदर। उन्होंने बहुत इन्वॉल्व कर लिया है। मैंने जो लिखा है इससे एसएपी स्टार्ट हुआ था। एसएपी जब स्टार्ट हुआ था तो इन मॉड्यूल से स्टार्ट हुआ था, और धीमे 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 वो मॉड्यूल्स बढ़ाते गए और अभी 25-30 मॉड्यूल है। ये कोर मॉड्यूल्स है जिससे एसएपी स्टार्ट हुआ था। तो एसएपी क्यों मार्केट में ग्लोबल लीडर है? बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट मॉड्यूल्स, सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर लेता है। आप एसएपी यूज़ कर लिए तो आपको कुछ और यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना, आप अगर एसएपी यूज़ कर लिए। इन केस आप कुछ और करते हो, मान लो यहाँ पे आप पीपल सॉफ्ट लगाते हो, यहाँ पे आप बान लगाते हो, यहाँ पे ओरेकल लगाते हो, तो वो सब अपना अपना डिपार्टमेंट काम करेगी, लेकिन आपस में इंटरेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। डेटा वहाँ से यहाँ फ्लो कैसे होगा? अभी वहाँ ओरेकल में कुछ और चीज़ें सेटअप है, यहाँ पे पीपल सॉफ्ट में कुछ और है, प्रोडक्शन बान में कुछ और है। आपस में सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर आपस में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग लोगों ने बनाया है। आपस में इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फट जाएगा वो बेसिकली। एसएपी सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी का है, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को कैटर करता है। एसएपी लगाया तो कुछ और करने का ही नहीं है। दैट इज द रीजन एसएपी इज ग्लोबल लीडर। क्लियर है ना कि एसएपी मार्केट शेयर क्यों इतना जमा रखा है? क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल्स है, सब कुछ कवर करता है वो। और सॉफ्टवेयर करता क्या है? आप चीज़ों को फास्ट करता है, ऑटोमेट करता है और इंटीग्रेट करता है मॉड्यूल्स को आपस में। सारे मॉड्यूल्स कनेक्टेड रहते हैं। ये भी क्लियर है? ओटीसी प्रोसेस किसको बोलते हैं, पी2पी प्रोसेस किसको बोलते हैं? परचेस के प्रोसेस को पीटीपी बोलेंगे, सेल्स के प्रोसेस को ओटीसी बोलेंगे। इतना क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? कुछ क्वेश्चन? नो सर, नो सर। नहीं ना? नो सर। कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो इमीडिएटली पूछ लो ना। आई एक्सपेक्ट कि अभी होगा नहीं, बिकॉज ये थ्योरी है। देखो, ये तो हुआ कि ईआरपी क्या होता है, राइट? ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मैन मटेरियल मशीन टाइम, राइट? वो सबको मैनेज करना। नाउ आई एम कमिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ऐसे में कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं? तो लेट मी जस्ट नोट इट डाउन पहले। देयर इज समथिंग कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड रोल आउट प्रोजेक्ट, is something called support project, something called migration project, something called advisory project। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट है। आपने ये वर्ड सुना होगा ना, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट, कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा, पर ठीक है, नहीं भी सुना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनका मतलब क्या है, पहले मैं हाई लेवल में बताऊंगा, फिर धीमे धीमे हम लोग अंदर जाएंगे उसके, राइट? इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में एसएपी है ही नहीं, ठीक है ना? आपकी कंपनी में एसएपी है ही नहीं, आप एसएपी यूज ही नहीं करते हो, आप फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। हम एसएपी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ना। एसएपी है ही नहीं हमारे पास, हमने कभी कुछ किया ही नहीं, मतलब बिजनेस एसएपी यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करने जा रहा है, तो वो बनेगा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड ना, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब जमीन एकदम ग्रीन है, ठीक है, घास उगे हुए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ना रोल आउट प्रोजेक्ट क्या होता है, बाद में डिटेल्स में आएंगे कि क्या क्या स्टेज होते हैं, कैसे कैसे होता है, बट फिलहाल इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, इसका मतलब है फर्स्ट टाइम हो रहा है। रोल आउट प्रोजेक्ट क्या होता है? रोल आउट प्रोजेक्ट है कि आपकी कंपनी बहुत वास्ट है, मान लो आप ग्लोबल कंपनी हो, आप इंडिया में हो, यूरोप में हो, यूके में हो, यूएस में हो, फैले हुए हो बेसिकली, राइट? तो हो सकता है कि आपने एसएपी यूज कर रहे हो, लेकिन आप यूएस में कर रहे हो, इंडिया में नहीं कर रहे हो।
आपने पहले यूएस में लॉन्च किया था एसएपी, वहाँ यूज़ कर रहे थे, इंडिया में कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा था, लेकिन अब आपने डिसाइड किया है कि आप इंडिया को भी एसएपी ही यूज़ करवाओगे, राइट? तो इसको हम बोलेंगे रोल आउट प्रोजेक्ट। एसएपी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, आप उसको बस एक्सटेंड करो। रोल आउट का मतलब क्या होता है? रोल आउट मतलब कारपेट, कारपेट लपेट के रखी हुई है, आप उसको धक्का दे दो, वो गोल गोल घूमते घूमते पूरी खुल जाएगी, राइट? दैट इज कॉल्ड रोल आउट। वो रोल होके पूरा खुल गया, आपके पास ऑलरेडी है कारपेट, केवल आपको बिछाना है। एक जगह ऑलरेडी हो रखा है, दूसरी जगह करना है, दैट इज कॉल्ड रोल आउट प्रोजेक्ट। इसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब पहले से एसएपी यूज करते हो, लेकिन आपको उसको एक्सटेंड करना है। आप एक जगह यूज कर रहे हो, दूसरी जगह और करना है आपको, दूसरे सॉफ्टवेयर को हटाना है। आपने डिसाइड किया है कि हम सब कुछ एसएपी लेके आ जाएंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड रोल आउट। रोल आउट प्रोजेक्ट और भी तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, लेट्स से टाटा मोटर्स, इन्होंने एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया। लेट्स से दे एक्वायर्ड एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एक्वायर कर लिया। तो टाटा मोटर्स एसएपी यूज कर रही है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड छोटी कंपनी है, वही कोई छोटा छोटा सॉफ्टवेयर कोई तो यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। मान लो वो टैली यूज कर रहे हैं या क्विक बुक्स यूज कर रहे हैं, कुछ तो यूज कर रहे हैं वो अपने अकाउंटिंग के लिए, छोटा सॉफ्टवेयर कुछ तो यूज कर रहे हैं। अब एसएपी ने इस कंपनी को खरीद लिया, एबीसी को एक्वायर कर लिया। तो एसएपी क्या करेगी, सॉरी टाटा मोटर्स क्या करेगी? टाटा मोटर्स ने खरीद लिया है, तो टाटा मोटर्स उनको भी बोलेगे कि आप भी एसएपी ही यूज करोगे। अब एसएपी हमारी कंपनी यूज करती है, आप भी अब एसएपी ही यूज करोगे, राइट? तो मतलब एसएपी एक जगह ऑलरेडी है और दूसरी जगह आप यूज करने जा रहे हो, राइट? इट्स ए रोल आउट प्रोजेक्ट। आप रोल आउट कर रहे हो, आप ऑलरेडी एसएपी यूज करते हो, आपने किसी को खरीद लिया है तो आप उसको रोल आउट कर रहे हो, एसएपी रोल आउट प्रोजेक्ट। मतलब एसएपी रोल आउट प्रोजेक्ट कहाँ पे यूज होता है? और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है तो जो प्रोजेक्ट बनता है दैट इज योर मर्जर और एक्विजिशन प्रोजेक्ट, मतलब एमएनए प्रोजेक्ट, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन होगा तो रोल आउट प्रोजेक्ट बनेगा। ऑलरेडी एसएपी यूज हो रही है, एक जगह पे दूसरी जगह चलाना है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है कि टाटा मोटर्स जो है वो एसएपी यूज कर रही है, ठीक है, लेकिन उनको डे टू डे लाइफ में हेल्प चाहिए। उनके जो एम्प्लॉयज हैं दे नो देयर बिजनेस, उनको मशीनें चलानी आती है, उनको ये बनाना आता है, उनको एसएपी नहीं आता, राइट? दे नीड हेल्प। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी को चूज किया, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे आईबीएम हो, चाहे एक्सेंचर हो, किसी को चूज किया और बोला कि आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड करो, हमारे इन बंदों को जो भी इश्यूज आएंगे डेली लाइफ में आप उनको हेल्प करो, राइट? दैट इज कॉल्ड सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट कर रहे हो आप कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, पहले से है। रोल आउट भी नहीं कर रहे हो, कहीं एक्सटेंड नहीं करना है, जो है उसी को रन करना है। जो ऑलरेडी एसएपी लगा हुआ है उसको रन करना है, उनको हेल्प करना है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो नॉर्मली क्या होता था, सपोर्ट प्रोजेक्ट 5 साल का होता था, कि आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो। टाटा मोटर ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया टाटा टेक्नोलॉजीज को कि टाटा टेक्नोलॉजीज हमें सपोर्ट करो 5 साल के लिए, राइट? तो दैट इज योर सपोर्ट प्रोजेक्ट। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को ही, एग्जिस्टिंग एसएपी को ही हम सपोर्ट चाहते हैं, हमारे एम्प्लॉयज एसएपी नहीं जानते हैं तो आप हेल्प करो और हम आपको पे करेंगे उसके लिए। माइग्रेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? माइग्रेशन प्रोजेक्ट क्या है कि एसएपी के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं। so let me write here first. Now this is help in running existing system, existing SAP system. माइग्रेशन क्या है कि एसएपी के बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। जैसे अपडेट्स का मतलब है, जैसे आपका मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, राइट? आप पहले कुछ लाए हो मान लो, तो उसके बाद फिर हर 6 महीने पे या 1 साल पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। अब एसएपी भी बहुत सारे अपडेट लॉन्च करते गया। तो ये थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जब 1980 में लॉन्च हुआ था, सॉरी 1980 में जब लॉन्च हुआ था तो उसको हम बोलते थे R1। मैं सिर्फ नाम रखूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा ज़्यादा। 85 में जब गया तो उसको वो R2 बोला। जब वो और आगे बढ़ा, 1990s में आया तो वो R3 हो गया। तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज को R3 के नाम से बोलती है। R3, 3 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर, 1 टियर आर्किटेक्चर। मैं बता दूंगा थोड़ा सा भी कि इसका क्या मतलब है। 19 ये भी एक रीज़न है कि एसएपी मार्केट कितना फास्ट क्यों कैप्चर किया, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर R3 नहीं थी, एसएपी था जो ईआरपी था और वो R3 था।
उस R3 का मतलब क्या है बोलता हूँ अभी मैं। अब देखो, R1 मतलब वन टीयर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, लेट मी राइट हियर, क्विकली समझ में आ जाएगा आपको। एक होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, और एक होता है आपका डेटाबेस लेयर। सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेयर लेयर क्या है ये सब, राइट। बेसिकली प्लेन एग्जांपल समझेंगे अपन लोग। अगर आप मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, तो आपके मोबाइल में आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, तो वो हार्डली कुछ 40-50 MB का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, या फिर 100 MB का होगा। क्या सॉफ्टवेयर पूरा व्हाट्सएप का 100 MB का होगा सिर्फ? नहीं, सॉफ्टवेयर तो कई जीबीज में लिखा होगा, राइट। लेकिन आप जो इंस्टॉल कर रहे हो वो कुछ एमबीज में आ रहा है सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो आपके मोबाइल पे आ रहा है। आपका मोबाइल है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन मतलब कि जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, जिसको यूजर देख रहा है। तो बेसिकली यूजर जो है, राइट, वो प्रेजेंटेशन लेयर के साथ कनेक्टेड है। प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो है जहाँ पे सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन मतलब कोडिंग, जहाँ पे सॉफ्टवेयर की कोडिंग स्टोर्ड है। तो यूजर क्या कर रहा है? डाउनलोड कर रहा है व्हाट्सएप और यूज कर रहा है। तो वो जो भी कर रहा है, पीछे बैकग्राउंड में कमांड जा रहा है किसको? कोडिंग को जा रहा है, राइट। एप्लीकेशन लेयर पे कमांड पास हो रहा है। उसके बाद डेटाबेस लेयर क्या है? जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। डेटाबेस लेयर मतलब जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है। तो आप जो कुछ कर रहे हो, आप दिन भर में 50 वीडियोस इधर से उधर कर रहे हो, 100 टेक्स्ट पास कर रहे हो इधर से उधर, राइट। इतने लोगों का देख रहे हो, उनको ब्लॉक कर रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, तो वो सब डेटा है। वो सब का सब डेटा है। एप्लीकेशन मतलब कोडिंग। तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है। प्रेजेंटेशन आपको दे दिया गया है। डेटा जो जनरेट करोगे वो कहीं और सेव हो रहा है। आपका मोबाइल खराब हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन, आपका मोबाइल खराब हो गया, तो आप दूसरा मोबाइल खरीदो, वापस से उसी नंबर से इंस्टॉल करो, आपका जो भी डेटा है सारा चला आएगा। कुछ गुम नहीं हुआ है, राइट, सारा डेटा चला है, क्योंकि डेटा कहीं और स्टोर्ड है। वो नहीं खराब हुआ, आपका मोबाइल खराब हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर खराब हुआ। डेटा लेयर अभी भी इंटैक्ट है। सॉफ्टवेयर नहीं खराब हुआ। ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल से सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया मोबाइल तो सॉफ्टवेयर खराब हो गया, नहीं। दूसरा मोबाइल खरीदोगे, व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे, फिर चलेगा, बिकॉज एप्लीकेशन कहीं और इंस्टॉल्ड है। तो R1 क्या था? एसएपी जब बनाया था सॉफ्टवेयर, तो ये तीनों चीजें एक ही मशीन पे होती थी, एक सिंगल मशीन। मान लो आपका कंप्यूटर है, एक सिंगल कंप्यूटर पे, उसी पे डेटा भी स्टोर हो रहा है, उसी पे सॉफ्टवेयर भी रन हो रहा है, और उसी पे आप काम भी कर रहे हो। इट्स अ रिस्की थिंग। अगर उसमें पानी गिर गया या खराब हो गया तो तीनों गया। सॉफ्टवेयर भी गया, प्रेजेंटेशन तो गया ही गया, आप कंप्यूटर यूज नहीं कर पाओगे, और डेटा भी चला गया। तो इसको बोलते थे R1। जब तीनों एक ही मशीन पे है, तो उस समय होता था मेन फ्रेम। तो R1 का मतलब होता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम मतलब उस समय का सबसे बड़ा कंप्यूटर था मेन फ्रेम, सबसे पावरफुल कंप्यूटर मेन फ्रेम था 1980s का। तो एसएपी मेन फ्रेम पे रन होता था, और ये आपका R1 बोलते हैं, सब कुछ एक ही मशीन पे है। बाद में आया R2। उन्होंने क्या किया? प्रेजेंटेशन लेयर को अलग कर दिया, अभी भी डेटा एप्लीकेशन एक ही साथ रखा, और प्रेजेंटेशन को अलग कर लिया। इसको बोलने लगे R2। इसका मतलब आपका लैपटॉप खराब हो, आपका कंप्यूटर खराब हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे कंप्यूटर पे जाओ, आपका सॉफ्टवेयर भी चलेगा, आपका डेटा भी बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों एक ही पे हैं, अगर ये मशीन खराब हो गई तो डेटा भी गया और सॉफ्टवेयर भी गया, राइट। दैट वाज R2, लिटिल बेटर। फिर आया R3। R3 में उन्होंने इन तीनों को अलग कर लिया। R3 में सब अलग हो गए, डेटा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सब अलग, ठीक है। डेटा चला गया या फिर सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो भी डेटा आपका बचा हुआ है। प्रेजेंटेशन गया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे कंप्यूटर पे आओ, चलेगा, राइट। एप्लीकेशन अलग अलग कंप्यूटर्स पे स्टोर करेंगे, वो एक खराब हुआ दूसरे पे चलेगा, अलग अलग सर्वर्स पे। डेटाबेस लेयर अलग अलग सर्वर्स पे है, राइट, एक गया तो दूसरे से वो काम ले लेंगे। तो बेसिकली सब इंडिपेंडेंट हो गए। और इसकी वजह से, और ये फीचर बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं था, बाकी ईआरपीस में नहीं था, इसकी वजह से एसएपी ने मार्केट गेन करना स्टार्ट कर दिया। ये पर्टिकुलर रीजन था। 1990 से एसएपी बहुत तेजी से गेन किया है बिकॉज ऑफ दिस R3 आर्किटेक्चर। तो अभी भी कई सारी कंपनीज होंगे वो R3 नाम से बुलाते हैं, R3 टीम मतलब एसएपी टीम। फिर आया आपका 2000 की बात करूंगा मैं, तो उन्होंने इसको एक नया नाम दिया, ईसीसी। ध्यान सुनना कि एसएपी ईसीसी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत जगह पढ़ोगे ईसीसी ईसीसी। बहुत सारे, इनफैक्ट आप जब हमसे भी बात किए होगे तो आपने पूछा होगा इस थाना पे सिखाएंगे कि ईसीसी सिखाएंगे, राइट।
तो ECC का मतलब क्या है? ECC क्या है बेसिकली कि SAP ने, जैसे मैंने बोला कि 3 कोर मॉड्यूल्स थे, 4 कोर मॉड्यूल्स थे, FICO, PP, MM, SD, राइट, HR, ये सब 4-5 कोर मॉड्यूल थे। SAP ने और मॉड्यूल्स बनाने स्टार्ट किए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेंडर सप्लायर मैनेजमेंट, और पता नहीं कौन कौन से, PI PO, बहुत सारे मॉड्यूल्स बना दिए SAP ने। वो सारे मॉड्यूल इसी के अराउंड बनने लगे। मतलब आपके पास एक कोर सॉफ्टवेयर था, इफ आई जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम, ये आपका कोर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसको हम ERP बोल रहे हैं। ये SAP है जिसके अंदर 4-5 कोर मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। SAP ने इसके अराउंड बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, एक अलग मॉड्यूल। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, SRM, राइट। PIPO, प्रोसेस इंटीग्रेटर। इस तरह से इसने अलग अलग मॉड्यूल्स क्रिएट करने स्टार्ट किए, लेकिन सबका कोर क्या था? सबका कोर था यही, ERP सॉफ्टवेयर इज द कोर, और बाकी सारे मॉड्यूल्स के अराउंड काम कर रहे हैं। तो एक कोर था, तो इसका नाम इन्होंने दे दिया ECC, कोर कंपोनेंट। ERP कोर कंपोनेंट या फिर इंटरप्राइज कोर कंपोनेंट ना, इसे हम बोलते हैं ECC, SAP ECC, इंटरप्राइज कोर कंपोनेंट। मतलब कोर यही है, बाकी जो आप बना रहे हो वो सब एडिशनल है, बट कोर सॉफ्टवेयर यही है आपका ECC। ये 2000 में ये वर्ड स्टार्ट हुआ यूज होना। SAP ECC मतलब कोर कंपोनेंट, मतलब वो 4-5 मॉड्यूल्स। फिर इसमें वो इन्हेंसमेंट करते गए, नई नई चीज़ें ऐड करते गए, कुछ फंक्शनलिटीज इंप्रूव किया। तो जब इम्प्रूवमेंट करते गए तो वो उसको इन्हेंसमेंट पैकेज बोलने लगे। तो 2004 से ये टर्म स्टार्ट होना यूज हो गया। SAP ECC EHP बोलने लगे, EHP इन्हेंसमेंट पैकेज, EHP इन्हेंसमेंट पैकेज। जैसे आपका विंडोज इंस्टॉल करते तो आता ना, सर्विस पैक 1 करना है कि सर्विस पैक 2 करना है। बाद में बहुत कुछ आ गया था, विंडोज 2007, 2010, 2015, 2020, 2022, राइट, विंडोज का वर्जन आ रहा है। वैसे SAP के वर्जन थे। तो ECC के बाद उन्होंने टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया EHP, और फिर EHP में बहुत कुछ आया, EHP 4 आया, फिर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया, 2005 में EHP 5 आ गया, फिर 2006 में EHP 6 आ गया, जो कि काफ़ी टाइम तक स्टे किया। EHP 6 इन्हांसमेंट पैकेज 6। तो ये इन्हांसमेंट पैकेज 6 था जो कि मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक स्टे किया, ऑलमोस्ट लेट्स से 2015-16 में, 14 तक, आई थिंक 2014-15 तक ही रहा। उसके बाद EHP 7 आया था। तो ECC EHP 6 बहुत दिन तक था, इन्हांसमेंट पैकेज 7 आया, राइट। उसके बाद 2016 में इन्होंने एक नया टर्म स्टार्ट किया, SAP HANA करके, राइट। उसके बाद 2019 में SAP HANA स्टार्ट हुआ, SAP S4 HANA बोलने लगे, SAP S4 HANA, राइट। तो पहले HANA बोलते थे, बाद में S4 HANA आ गया। मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, वो एग्जैक्टली क्या हुआ वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखो, माइग्रेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। आप मान लो कि कोई कस्टमर हो जिसने 2006 में SAP इंस्टॉल किया था, तो आपने ये इंस्टॉल किया था, SAP ECC EHP 6 पे काम कर रहे थे आप, और तब से वही चला आ रहा है। फिर 2014 में आपने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, अपग्रेड करते हैं अपने आप को, क्योंकि हमें नई फंक्शनैलिटी चाहिए, तो लेट्स अपग्रेड। मतलब आपको नया वाला वर्जन यूज करना है, राइट, EHP 7 पे आना है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हो अपना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जा रहे हो, या फिर आपने बोला यार EHP 7 यूज कर रहे हैं, अभी एक काम करते हैं, हम लोग 2022 में है, तो हम एक काम करते हैं, अभी SAP का जो लेटेस्ट है, SAP S4 HANA 2021, हम लोग ये वाला यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, हम अपना सिस्टम अपग्रेड करते हैं और HANA पे आते हैं। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ECC EHP 7 से उठ के हम S4 HANA पे जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे माइग्रेशन प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, माइग्रेशन प्रोजेक्ट, एक वर्जन से उठ के दूसरे वर्जन पे जा रहे हैं, राइट, दैट इज माइग्रेशन। तो आई विल से सॉफ्टवेयर अपग्रेड।
देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एडवाइजरी प्रोजेक्ट। एडवाइजरी प्रोजेक्ट क्या होता है कि कंपनी एसएपी ऑलरेडी यूज़ कर रही है, ठीक है। अब उनको एसएपी की या फिर नहीं भी यूज़ कर रहे, मान लो फ्रेश कंपनी जैसे पार्ले जी, मैं पार्ले जी में भी था कुछ टाइम पे। तो पार्ले जी क्या है कि वो काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, 5,000 करोड़ का टर्नओवर है उनका। वो एसएपी नहीं यूज़ कर रहे थे, ठीक है। रिसेंटली उन्होंने एसएपी इंप्लीमेंट किया है। अब उनको एसएपी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, दे नो अबाउट बिस्किट नॉट अबाउट सॉफ्टवेयर, राइट। लेकिन उनको एसएपी इंप्लीमेंट कराना है। तो अगर वो डायरेक्टली चले गए लेट्स से एक्सेंचर के पास कि आप एसएपी इंप्लीमेंट कर दो हमारा, तो एक्सेंचर तो उनको लूट लेगी। या फिर इन्फोसिस पास चले गए, इन्फोसिस जो है लूट लेगी उनको, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो फाड़ के बिल मारेंगे, राइट। तो इन्होंने क्या किया, पार्ले जी ने, इन्होंने डेलॉयट को हायर किया। डेलॉयट को हायर किया और बोला कि आप देख रेख करो, आप प्रोजेक्ट को मैनेज करो, ठीक है ना, आप प्रोजेक्ट को मैनेज करो। हमारा एक्सेंचर इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन डेलॉयट विल बी इन कमांड। डेलॉयट होगा जो एडवाइस करेगा कि हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, कितना टाइमलाइन होना चाहिए। प्रोजेक्ट का मैनेजर भी डेलॉयट का होगा, वो मैनेज करेगा प्रोजेक्ट को ताकि विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे एडवाइजरी हो रही है, राइट। डेलॉयट एज एन एडवाइजर पिक्चर में आ रहा है। डेलॉयट खुद से नहीं कर रहा है, लेकिन एडवाइजरी कर रहा है। तो पार्ले जी ने डेलॉयट को हायर किया एज एन एडवाइजर कि आप इस प्रोजेक्ट में हमें एडवाइस दो। एडवाइस कैन बी एनीथिंग कि हमें ओरेकल पे जाना चाहिए या एससीपी पे जाना चाहिए। उसके बाद एससीपी पे जाना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, राइट। हमारा इतना इतना बिजनेस है, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हम एससीपी में पहले मूव करें, कौन सी बाद में मूव करें, टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए, किन किन लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो वो सब नॉलेज डेलॉयट को रहेगा, राइट। तो दैट इज़ योर एडवाइजरी प्रोजेक्ट। तो आप बेसिकली एडवाइजरी प्रोजेक्ट दे रहे हो। कंसल्टिंग, इसको कोर कंसल्टिंग बोलेंगे हम लोग। तो ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट है। और इनमें हम लोग जब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो प्रोजेक्ट के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस, जब कोई इम्प्लीमेंट होता है सॉफ्टवेयर तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो उसमें ब्लू प्रिंटिंग आता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन आता है, फिर आपका डेवलपमेंट आता है, मतलब काम करना स्टार्ट करना। फिर आपकी यूनिट टेस्टिंग आती है, यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है, फिर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती है। के बाद फिर सर आवाज ब्रेक हो रहा है। बाकी लोगों को भी ब्रेक हो रहा है। हेलो। हेलो। और बाकी नो लोगों को भी सर, ब्रेक हो ब्रेक रहा है बाकी क्या? लोगों को भी ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं लग तो रहा। जिनको नो ब्रेक सर। हो रहा है ना, तो आप जिनको रिकनेक्ट ब्रेक हो कर रहा है लो। ना, इट्स अ नेटवर्क इशू, ठीक है, रिकनेक्ट कर लो, इट विल वर्क। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं। टेस्टिंग में जाते हो तो अलग अलग टेस्टिंग क्या क्या होती है। यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, स्मोक टेस्टिंग क्या है, गो लाइव किसको बोलते हैं, कट ओवर एक्टिविटी किसको बोलते हैं, राइट, हाइपर केयर किसको बोलते हैं। और फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर काम कैसे होता है, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू यूज, हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में। क्योंकि मोस्ट लाइकली आप जब एसएपी जॉब के लिए जाओगे तो आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर फ्रेशर्स, राइट। एसएपी के लिए आप फ्रेशर हो, आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलेगा। तो आपको वो भी समझना होगा सपोर्ट प्रोजेक्ट में चीज़ें कैसे काम करती हैं, कौन सी टीम से क्या इनिशिएट होता है, आपके पास कहाँ आता है, आप पिक्चर में कहाँ आते हो, राइट, कौन से टूल यूज़ करते हो, उस टूल में क्या होता है। तो वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इस पर थोड़ा और बात करेंगे, स्टेजेस इन ए प्रोजेक्ट एंड देन हाउ अ सपोर्ट प्रोजेक्ट वर्क्स। सपोर्ट प्रोजेक्ट में हमारा क्या काम है ना, आज यहीं पे रुकेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम उठाएंगे, डिफरेंट स्टेजेस एंड देन वर्क क्या है हमारा। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग पाएंगे डेटा पे, डेटा चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। और फिर आई थिंक 2 क्लास के बाद, नेक्स्ट 2 क्लास के बाद थर्ड क्लास पे इस पे आओगे, फिर हम लोग सिस्टम में हाथ आएंगे एससीपी को। एनी क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स? हेलो। हाँ बोलो। हेलो यस। सर, एरोलॉजी प्रोजेक्ट Excuse me. हाँ यस हाँ बोलो। तन्वी। सर टाइमिंग्स यही रहेंगे क्लास के? हाँ मेरा ये अवेलेबिलिटी, टाइम। हाँ मेरा अवेलेबिलिटी ऐसे ही है एक्चुअली। मेरा मॉर्निंग में तो अवेलेबल नहीं हूँ मैं, और मेरा डेली ऑफिस रहता है, राइट। तो मैं इसी टाइम पे अवेलेबल हूँ, इस टाइम मेरा मीटिंग नहीं होता है। तो हम लोग 3 से 4:30 तक ऐसे ही क्लास किया करेंगे। इवनिंग में भी पॉसिबल नहीं है? नहीं नहीं, इवनिंग में भी पॉसिबल नहीं है। मेरा ऑफिस का मीटिंग शाम को ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली। दोपहर में थोड़ा फ्री रहता हूँ मैं। और देखो सर मैं मॉर्निंग में नहीं रहता है क्या? नहीं नहीं, मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं हूँ मैं। मॉर्निंग में बिल्कुल अवेलेबल, बेबी को तैयार करना है, स्कूल ले जाना, अर्ली उसको वॉक मॉर्निंग करना। हो सर तो भी चलेगा। हाँ एक्चुअली ये टाइम सुटेबल नहीं है।
बट आज फर्स्ट क्लास था तो यही बात करने के लिए कि शायद टाइम चेंज हो जाए। नहीं तो आप लोग एक काम करो, जिनको जिनको सुटेबल नहीं हो रहा है आप राहुल को कनेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो लिस्ट चाहिए मुझे किसको सुटेबल है किसको नहीं है। जिसको इसको नहीं हो रहा है आप लोग राहुल को कनेक्ट कर लो और फिर अपन देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्या टाइम रख सकते हैं। बट मॉर्निंग बिल्कुल सुटेबल नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि लेट नाइट मेरा को चलेगा सर? बाकियों को दिक्कत होगा ना, तो वो लिस्ट चाहिए पहले मुझे किसको ओके क्या टाइमिंग है किसको नहीं है, राइट। ओके ओके। एक कॉमन टाइम पे ही कर पाएंगे हम लोग जिसमें फिजिबल हो। तो शाम को तो मैं फिजिबल ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, और शाम को लेट नाइट में एनर्जी बचती नहीं है पढ़ाने की, तो बेमन से पढ़ाना इट्स नॉट पढ़ाना, राइट। बेमन से अच्छा नहीं पढ़ा सकते आप, थकने के बाद कौन पढ़ाता है यार। हेलो हाँ बोलो। सर, एडवाइजर प्रोजेक्ट फिर से बताएंगे आप? एक्चुअली मैं नेटवर्क इशू था, मैं सुन नहीं पाया प्रॉपरली। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। एडवाइजरी प्रोजेक्ट कुछ नहीं है यार, एडवाइजरी प्रोजेक्ट सिर्फ आपका बेसिकली, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक कंपनी पार्ले जी है जिसको एसएपी लगाना है, राइट, लेकिन उनको एसएपी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने डेलॉयट ओके को हायर किया कि आप हमें एडवाइस करो, आप हमारी साइड से काम करो, हम आपको पे करेंगे, आप बेसिकली प्रोजेक्ट को मैनेज करो, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको कोई चाहिए, राइट, जो हेल्प कर सके। ओके तो उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं एडवाइजरी प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे डेलॉयट सिस्टम में नहीं कर रहा है कुछ, डेलॉयट सिर्फ चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, सिर्फ प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। डेलॉयट बता रहा है कि हमें क्या कराना है, एक्सेंचर क्या करनी चाहिए, तो एक्सेंचर को गाइड कर रहा है कि आप ये करो ये करो, सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस दे रहे हैं। यस, सिस्टम में कुछ आउटपुट, हमारा कुछ डिलीवरेबल नहीं है बेसिकली। तो मैंने एडवाइजरी प्रोजेक्ट किया था पार्ले जी का, और टाटा, इसका क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड का, टाटा मोटर्स का सब्सिडरी है। तो वहाँ हमारा कुछ डिलीवरेबल सिस्टम में नहीं था, हमारा डिलीवरेबल सिर्फ एडवाइस था। हेलो ओके हाँ बोलो। समझ एडवाइजरी गया प्रोजेक्ट सर, आप लोगों के लिए थैंक यू। रिलेवेंट नहीं है, आप लोगों के लिए बेसिकली सपोर्ट प्रोजेक्ट ही रिलेवेंट है। हाँ बोलो। लेक्चर का टाइम यही रहेगा ना? हाँ मैंने बोला अभी कि आप लोग अपना जिनको भी कंसर्न है राहुल को कनेक्ट करो, राहुल वो लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, किसको पॉसिबल ऑलमोस्ट हो रहा है सभी किसको जन नहीं हो सर, रहा हाँ है। लेकिन यस ऑलमोस्ट सभी जन ग्रुप में एडेड है, तो सब मैसेज कर सकते हैं उसमें। हम्म, ओनली कीर्ति नहीं है, कीर्ति को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है ना। अपन वर्कआउट करेंगे फर्स्ट क्लास का एजेंडा, सिर्फ सबको एक साथ लेना था जो सब लोग आ चुके हैं, फिर अपन वो डिस्कस कर लेंगे किसको फिजिबल हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमने ग्रुप बनाया है ताकि कोऑर्डिनेशन कर सकें। हेलो यस। हेलो यस सर, वो एक्सेल शीट डेली बेसिस पे मिलेगी क्या? एक्सेल शीट आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। अभी जब हमारा एसएपी पे आएंगे हम, राइट, अभी मैं ओके नहीं भेज रहा हूँ बट ये डेली बेसिस पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। लेक्चर सर तो सैटरडे वैसे संडे हुए क्या ऑफ रहेगा ना गूगल बैच? मीट? क्या चीज, सुन नहीं पाया मैं, फिर से बोलो। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। यस 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 यस, ओनली मंडे टू फ्राइडे योर क्लासेस, ओके सैटरडे संडे आई हैव डिफरेंट बैच, ओनली मंडे टू फ्राइडे। यस सर तेजल लेक्चर आपको ऐसे गूगल मीट पे नहीं होगे क्या लेक्चर? नहीं नहीं नहीं, गूगल मीट पे नहीं करता मैं सिर्फ स्काइप पे करता हूँ। आई एम मोर कंफर्टेबल विद स्काइप, और गूगल मीट उतना वो नहीं है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तेजल सो आप कुछ पूछ रहे थे। ओके, सो सर अपना फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर फिर मंडे को ही रहेगा ना? यस करेक्ट, नेक्स्ट लेक्चर मंडे को ही रहेगा। ओके 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 सर। उसके पहले जिन लोगों ने एनरोलमेंट प्रोसीजर पूरा नहीं किया उनको एनरोलमेंट करना पड़ेगा, तभी मंडे को क्लास होगा। यस करेक्ट। तेजल ठीक आप है कुछ मैं, पूछ रहे थे। हाँ अच्छा, कुछ एक और है मिनट क्या? सर, तेजल कुछ पूछ रहे थे। मैं तेजल आप एक्सेल शीट का ही पूछ रही थी, वो हो गई टेंशन बात? मतलब, वो मिल जाएगा आपको एक्सेल शीट का, हाँ वो मिल जाएगा आपको, दैट इज हाँ नॉट ए उतना प्रॉब्लम। ही। ओके थैंक यस ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ना, आई हैव टू जॉइन ऑफिस। चलो यस सर, यस चलो सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।